ठीक है, करें स्टार्ट। वैसे टाइम हो गया काफ़ी। तो इससे पहले हमने स्ट्रेच डायग्राम तक यहाँ पे डिस्कशन कर लिया ना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा आप लोग आज एजम्पशंस। ठीक है, जैसे आपने डब्ल्यूएसएम में कुछ एजम्पशंस लिए थे, एलएसएम में भी आपको एजम्पशंस लेने हैं, देन उसके बाद आपको डिजाइनिंग परफॉर्म करनी है। ठीक है ना। तो एजम्पशन में पहला एजम्पशन लिखिए, इसमें हेडिंग डालना है एजम्पशंस। डिजाइनिंग आज से स्टार्ट होने वाली है आपकी। इसमें आप पहला एजम्पशन लिखिएगा, वही एजम्पशन हर जगह यूनिवर्सल है। कौन सा? प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर द बेंडिंग। ठीक है, लिखिए इसको। एनी सेक्शन एट एनी सेक्शन, लिखिएगा इसको, एट एनी सेक्शन a plane section remains plane after bending. At any section a plane section remains plane after bending. ठीक है, ओके। तो इसका मीनिंग क्या है? इम्प्लाइड मीनिंग इसका क्या है? डब्ल्यूएसएम में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था हमने इसको, तो यहाँ पे दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन जस्ट आप बता सकते हो कि मीनिंग इसकी क्या है। मीनिंग क्या है इसका? एग्जाम में पूछा है एसएससी जेईई में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट अजम्पशन? व्हाट? लीनियर स्ट्रेन डायग्राम विल बी लीनियर। मैंने बताया था ना आपको, न्यूट्रल एक्सिस की पोजीशन चेंज नहीं होती है, जिससे कि जो आपका स्ट्रेन का डायग्राम बनेगा वो आपका लीनियर बनेगा ड्यू टू दिस अजम्पशन। ठीक है, लिखिए इसको, नीचे लिख लीजिए, स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। अगर आपको प्रॉपरली देखना है तो डब्ल्यूएसएम में जाके अजम्पशंस में देखिए, वहां पे मैंने इसको करा रखा है आपको प्रॉपरली। यस, बर्नौलीज अजम्पशन भी बोलते हैं इसको, आप लिख सकते हो। ये भी एग्जाम में पूछा है कि कॉमा करके लिखना, बर्नौलीज अजम्पशन, बर्नौलीज अजम्पशन। अगर कभी आपसे पूछे कौन सा आपका बर्नौलीज अजम्पशन है, तो बर्नौली का अजम्पशन आपका यही अजम्पशन है, जिसको हम लोग बर्नौलीज अजम्पशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पे, 2 क्वेश्चन नॉर्मली पूछते हैं यहाँ पे। एक तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या है इसका, दूसरा आपसे पूछता है कि कौन सा अजम्पशन है, तो बर्नौलीज अजम्पशन है। एग्जाम में पूछा गया था जेईई में, दोनों क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट अजम्पशन लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट में लिखिए, द मैक्सिमम स्ट्रेन in concrete, the maximum strain in concrete at outermost compression fiber, at outermost compression fiber is 0.0035, is 0.0035। अंडरलाइन करिए इसको, ब्रैकेट में लिखिएगा, इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन, इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन, इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक अजम्पशन है ये, इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन। इसमें क्या कह रहा है आपसे, जो कॉन्क्रीट है वो मैक्सिमम कितने स्ट्रेन में फेल होगी आपकी? 0.0035। अगर कंक्रीट में कभी भी स्ट्रेन आपका 0.0035 से एक्सीड कर गया, तो हम लोग मानेंगे कि आपकी कंक्रीट क्या हो चुकी है? फेल हो चुकी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपका इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन, जो बेंडिंग की वजह से कॉम्प्रेशन जनरेट हो रहा है, उसके लिए वैलिड है। 2 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत एग्जाम में घुमाता है, वो हम लोग कॉलम में पढ़ते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन उसको अगर इसको आपको यहीं पर रिलेट करना है तो बता देता हूं क्वेश्चन। एक तो पूछता है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन केस ऑफ बेंडिंग कॉम्प्रेशन पूछता है, जो कि आपका ये है 0.0035। दूसरा आपसे पूछता है मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट कॉम्प्रेशन कहां पे अगर करता है? कॉलम्स में। कहां अगर करता है? कॉलम्स में। तो मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन इज 0.002 ओनली। ठीक है ना। तो अगर आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, ताकि रिलेट कर लोगे, नहीं तो कॉलम में तो हमें पढ़ना ही है वो। ब्रैकेट में लिख सकते हो मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, या एक्सियल कॉम्प्रेशन भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन, मैक्सिमम स्ट्रेन इन डायरेक्ट कॉम्प्रेशन ऑब्लिक एक्सियल कॉम्प्रेशन, ऑब्लिक एक्सियल कॉम्प्रेशन इक्वल टू
0.002। ठीक है, इसको आप लिख दीजिए एजम्पशन को। ठीक है, दोनों में से एग्जाम में ध्यान रखना क्वेश्चन दोनों पूछे गए हैं। अब वो डायरेक्ट कॉम्प्रेशन में पूछ रहा है या एक्सियल कॉम्प्रेशन में, यानी कहने का मतलब इतना ही है कि जिसमें मेंबर में बेंडिंग अगर कर रही है वो मेंबर आपका फेल हमेशा 0.0035 के बाद होगा, उसमें कॉन्क्रीट वाला रीजन। और जो आपका मेंबर में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल लोड आपका अप्लाई हो रखा है उसमें आपका मेंबर फेल होगा 0.002 के स्ट्रेन में। ठीक है ना, ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं। देन उसके बाद इसी के नीचे लिखिएगा, एजम्पशन यही है, अगली लाइन से लिखिए, बिटवीन 0.002 बिटवीन 0.002 2.002 between 0.002 to TO 0.0035 stress diagram is rectangular, stress diagram is rectangular and at 0.0035 strain in concrete at 0.0035 strain concrete is considered failed. At 0.0035 strain concrete is considered failed. ठीक है, जो एजम्पशंस हम लोग लिख रहे हैं वो सारे एजम्पशंस हम लोग यहाँ पे डायग्राम में भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, क्या क्या चीजें हम लोग यहाँ पे जो हमने लिखी हुई हैं। ठीक है, इसी के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिजाइनिंग भी परफॉर्म करेंगे। ये आपकी बीम है, दिस इज द बीम। इस बीम में आपका ऑब्वियसली बात है ऊपर वाला पार्ट आपका कॉम्प्रेशन, बॉटम वाला आपका टेंशन होगा। यहाँ पे आप लोग प्रोवाइड करोगे स्टील टेंशन वाले रीजन में, और यहाँ की कॉन्क्रीट आप लोग क्या करोगे, नेग्लेक्ट करके चलोगे। ये अभी एजम्पशन में ही लिखेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एजम्पशन भी है इसका, एजम्पशन लिखने के बाद ही करते हैं अभी हम इसको। ठीक है, जो जो चीजें अभी हमने पढ़ी एजम्पशन में वो हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला आपने एजम्पशन पढ़ा कि जो आपका स्ट्रेन का डायग्राम होगा वो लीनियर होगा, तो बना लीजिए लीनियर पहले। ये आपका हो गया लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, फर्स्ट एजम्पशन। पहला एजम्पशन आपका ये हो गया जिसमें आपका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होगा। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेन डायग्राम, और स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर स्ट्रेन डायग्राम किसकी वजह से होता है, ये बर्नौली की वजह से। किसकी वजह से, बर्नौली की वजह से। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन डायग्राम, और रीजन इसका क्या है, डायग्राम ड्यू टू बर्नौली। ठीक है, पहली बात। सेकंड, उसके बाद इसने आपने पढ़ा यहाँ पे स्ट्रेच डायग्राम। स्ट्रेच डायग्राम हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि आपका स्ट्रेच डायग्राम हाफ पैराबोलिक हाफ रेक्टेंगुलर बनता है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देन उसके बाद फर्दर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्क्रीट की बात कर रहा हूँ मैं, कुछ रीजन तक पैराबोलिक बनेगा, देन उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हो जाएगा आपका स्ट्रेच डायग्राम। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेच डायग्राम, स्ट्रेच डायग्राम, ये आपका हो गया स्ट्रेच डायग्राम। ठीक है, अब आपने क्या पढ़ा, पहले वाले एजम्पशन में आपने पढ़ा था लीनियर, देन उसके नेक्स्ट वाले एजम्पशन में आपने क्या पढ़ा कि जो आपकी कंक्रीट है, कंक्रीट फेल कितने कौन से स्ट्रेन में होगी आपकी, 0.0035 के। ठीक है, 0.0035 के स्ट्रेन में आपकी कंक्रीट फेल होगी। 0.00 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 0.0035 के स्ट्रेन में कंक्रीट फेल हो जाएगी, पढ़ा आपने। देन आपने पढ़ा कि 0.002 से लेकर 0.0035 तक आपका जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर बनेगा। तो स्ट्रेस डायग्राम रेक्टेंगुलर देखिए यहाँ से है आपका स्टार्ट, ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहीं से डायरेक्टली, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, यानी इसके ऊपर का स्ट्रेस डायग्राम आपका देख पा रहे होंगे आप, रेक्टेंगुलर है। इसके इसके 0 से 0.002 तक क्या होगा, पैराबोलिक, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेन हम लोग कंसीडर करने वाले हैं इस पॉइंट पे, दैट स्ट्रेन इज 0.002। ये आपने पढ़ा दूसरा एजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे देख पाएंगे तो देखिए, मैं जो आपका 0.00 रेक्टेंगुलर वाले को मैं पोर्शन को शो कर रहा हूँ आपका इस पॉइंट से। ठीक है, हैच कर दे रहा हूँ मैं इसको ऐसे, और जो आपका पैराबोलिक पोर्शन है, पैराबोलिक पोर्शन को मैं ग्रीन से हैच कर देता हूँ यहाँ पे। ये आपका पैराबोलिक पोर्शन है एक्चुअल आपके कंक्रीट के क्रॉस सेक्शन में। ठीक है, ये आपका एक्चुअल वो आपका क्या है, पैरामीटर है। लेट अस कंसीडर आपकी एक्सयू क्या है, डेप्थ है ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, और स्मॉल डी आपको पता ही है इफेक्टिव डेप्थ है, दैट इज फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन। ये आपका स्ट्रेन डायग्राम मैंने ना थोड़ा इधर ही बना दिया क्योंकि ये स्ट्रेन डायग्राम बॉटम तक नहीं जाएगा। ठीक है, तभी थोड़ा वेट कर लेते हैं आप लोग बनाने में।
कई लोगों ने बना दिया होगा, ये बॉटम तक नहीं जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम कहाँ तक कंसीडर करते हैं, सेंट्रोइड ऑफ द रेनफोर्समेंट ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेन डायग्राम एंड दिस इज द स्ट्रेस डायग्राम। यहाँ पे आपका एक फोर्स कैलकुलेट होगा, ठीक है, अभी देखेंगे वो कौन सा फोर्स है। ये हो गया, ठीक है। अभी आपने 2 एजम्पशन लिखे हुए हैं, अगला एजम्पशन लिखिए जरा। नेक्स्ट, हाँ अभी बनाओगे थोड़ी देर में कुछ, अभी आप एजम्पशंस लिखिए, जिसने बना दिया है कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आप लोग एजम्पशंस लिखिए इसके नीचे। नेक्स्ट एजम्पशन लिखिए, क्योंकि ये आपका डिजाइनिंग में भी काम आने वाला है, तो मैंने छोटा बना रखा है ताकि हमारे फिगर्स और भी बने इसके साथ, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखिए एजम्पशन। डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज कितना, हाउ मच, कितना बोला था हमने, पॉइंट, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ थी वो, डिजाइन स्ट्रेस 0.45 एफसी के, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.45 एफसी के। अगला एजम्पशन लिखिए, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ, डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इज टेकन एज हाउ मच, 0.87 ऑफ एफ वाई। एक काम करिए ना, जो आपने लिखा हुआ है इसके ब्रैकेट में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी लिख लीजिए। जहां पे आपने लिखा है डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.45 एफसी के, ब्रैकेट में लिखना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पी एफ ओ एस कर देना डायरेक्टली। पी एफ ओ एस कितना होता है आपका कंक्रीट के लिए, 1.5, ठीक है, तो लिख दीजिए पी एफ ओ एस 1.5। और नीचे जब आपने लिखा डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इक्वल टू 0.87 ऑफ एफ वाई, यहाँ पे भी आप ब्रैकेट में पी एफ ओ एस लिख दीजिए कितना, 1.15। ये हो जाएगी आपकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप करिए, इसको ड्रॉ कर दीजिए यहाँ पे प्रॉपरली, जो एजम्पशंस आपने लिखे हैं उनको आप ड्रॉ कर लीजिए। इसने बोला डिजाइन स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज टेकन एज 0.45 ऑफ एफसीके, तो जहां पे भी अब हम डिजाइनिंग करेंगे वहां पे हम कंक्रीट के स्ट्रेस कितने लेके चलेंगे, 0.45 ऑफ एफसीके, और डिजाइन स्ट्रेस ऑफ स्टील इज टेकन एज 0.87 ऑफ एफआई, और एफआई की वैल्यू आपको हर ग्रेड के लिए पता ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो डिजाइन स्ट्रेस कितना निकल के आ रहा है आपके कंक्रीट में, ठीक है, दैट इज 0.87 ऑफ एफआई। इस पोर्शन को भी मैं हैच कर देता हूँ। स्ट्रेस डायग्राम आपका रेक्टेंगुलर, दिस इज द रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डायग्राम, और पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम आपका ब्लू से, दिस इज द पैराबोलिक स्ट्रेस डायग्राम, ओके। ये हो गया आपका नेक्स्ट एजम्पशन। देन उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसके बाद अगला एजम्पशन लिखिए, नेक्स्ट एजम्पशन लिखिए इसमें, द स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट, द स्ट्रेसेस इन रेनफोर्समेंट, the stresses in reinforcement are to be derived from, are to be, are to be derived from, are to be derived from the representative, the representative stress strain curve, the representative stress strain curve for the type of steel used, a representative stress strain curve for the type of steel used। ये एजम्पशन हम लोग समझेंगे डब्ली में, ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। होता क्या है मेनली, देखो आप टेंशन साइड में कोई भी रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो, आपको सिंपल सा डिजाइन स्ट्रेस लेके चलना है 0.87 एफ वाई। टेंशन में कोई भी रेनफोर्समेंट एफई 415 करो, एफई 250 करो या एफई 500 करो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब आप डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग करते हो तो कोड ने क्या करा कि जो आपने कॉम्प्रेशन में रेनफोर्समेंट यूज करी, तो उसका ग्रेड के साथ आपका डिजाइन स्ट्रेस चेंज होता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है आपका स्ट्रेन पे, कितना स्ट्रेन अकर कर रहा है आपके मटेरियल पे, उस पर डिपेंड करेगा आपका डिजाइन स्ट्रेस इन स्टील, जब आप कॉम्प्रेशन में यूज करोगे स्टील, ठीक है। वो हम डब्ल्यू में पढ़ेंगे, उसके लिए पूरा कर्व बना के दिया उन्होंने, तो कन्वेंशनल में आपके काम आएगा मेनली, ठीक है ना, उसको हम वहीं पे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इस पॉइंट को जस्ट आप लिख लो, मैं वहां पे उसको फर्दर लिखा के देन उसके बाद आपको समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन लिखिए इसमें, अगला लिखिए एजम्पशन, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट is to be ignored,
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टू बी इग्नोर्ड। टेंसाइल स्ट्रेंथ इग्नोर करनी है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट जो नीचे लिखा हुआ है इस कंक्रीट को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए डायरेक्टली, ये आपका नेग्लेक्ट हो गया, और एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है यहाँ पे AST। ठीक है, तो इग्नोर्ड यानी जब आप सेक्शन को डिजाइन करोगे तो कैसे सेक्शन को डिजाइन करोगे रहे एज पर द क्रैक्ड सेक्शन। आपको क्या करना है, एज्यूम करना है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आपकी कंक्रीट क्या हो चुकी है, क्रैक हो चुकी है, उसमें आपकी कोई स्ट्रेस लेने की कैपेसिटी नहीं बची है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो डिजाइन एज पर क्रैक्ड सेक्शन, डिजाइन एज पर क्रैक्ड सेक्शन। ठीक है, क्रैक्ड सेक्शन का मतलब कभी आपको सुनने में आ गया तो समझ लेना कि टेंशन साइड की कंक्रीट को आपने क्रैक्ड माना है। ठीक है, वहां पे आपकी कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट एजम्पशन। ठीक है, देन उसके बाद फाइनल एक एजम्पशन लिखिए और लास्ट एजम्पशन है इसमें, ये एजम्पशन है आपका द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट at the time of collapse shall not be less than, और ये मैंने आपको पढ़ाया था, अगर याद होगा आपको, मैंने बोला था LSM में यूज आएगा इसका। जब बेसिक हमने यूनिट पढ़ी थी उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था कि स्टील आपका LSM में मैक्सिमम कितना स्ट्रेन ले पाएगी, हाउ मच प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन करके, याद है कुछ आप लोगों को पढ़ा था ना। प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफसेट मारा हमने 0.002 का, प्लास्टिक स्ट्रेन ऑफ 0.002 प्लस इलास्टिक स्ट्रेन क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेस। अगर आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे बोलता तो मैंने बोलता कि आप डिवाइड बाय 1.15 कर दो सेकंड टर्म को, तो आपका पूरा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। ये बताया था ना मैंने आपको, वही चीज यहाँ पे है। यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा दैट इज 0.002, दैट इज द प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेन, यही था ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन स्ट्रेस, FY होगा यहाँ पे। ठीक है ना, स्ट्रेस आपका कौन सा होगा यहाँ पे, FY, गलत लिख दिया, उल्टा हो गया ये। ES इक्वल टू होता है आपका, ये होता है ना स्ट्रेस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। आपको निकालना था स्ट्रेन इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। डिजाइन स्ट्रेस हम लोग कितना कंसीडर करके चल रहे हैं, 0.87 FY। ठीक है, LSM में नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है आपका दैट इज प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन, यानी नॉर्मल फॉर्मूले की मैं बात करूं तो प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन आपका होगा FY अपॉन ES। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं 1.15 की, तो हम लोग क्या करते हैं बॉटम पे यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं 1.15 से, या आप इसको लिख सकते हो 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ये आपका स्ट्रेन है टेंशन साइड में। इतने से पहले में आपकी स्टील कभी भी फेल नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी कंक्रीट में इतना स्ट्रेन डेवलप हुआ देन उसके बाद अगर आपकी स्टील फेल हुई, इसका मतलब सफिशिएंट डक्टिलिटी आपने प्रोवाइड कर रखी है। अगर आपकी इतना स्ट्रेन होने से पहले ही आपका अगर क्या हो गया, स्ट्रक्चर फेल हो गया, इसका मतलब वो स्ट्रक्चर आपका ब्रिटल है, डक्टाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा कहता है LSM। ठीक है, और उस स्ट्रक्चर को हमको डिजाइन करना ही नहीं है। तो जो भी आपके स्ट्रक्चर आपकी डिजाइन होंगे LSM में, एटलीस्ट आपका इतना स्ट्रेन तो उनमें आना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ फेलियर, देन उसके बाद फेल करने चाहिए स्ट्रक्चर आपके। ठीक है, तो उसको लिखिए 0.002 प्लस FY अपॉन 1.15, डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछता है, न्यूमेरिकल भी आता है, टोटल स्ट्रेन आपका कितना अलाउड है, साथ में आपका ये फॉर्मूला भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछे गए हैं डिफरेंट टर्म में। कभी वो पूछ देता है 0.002 प्लस FY अपॉन ES, ऑप्शन ढंग से पढ़ना, वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी और बिना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों ऑप्शन आपको देगा। अगर उसने मेंशन कर रखा है LSM, तो LSM में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वहां पे आप पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चलोगे। ठीक है ना, वो कभी कभी ये 1.15 और 0.87 को हटा के भी देता है ऑप्शन में, और बच्चे को लगता है हाँ प्लास्टिक स्ट्रेन प्लस इलास्टिक स्ट्रेन सही है, टिक मार देगा। लेकिन लास्ट वाले ऑप्शन में देखोगे तो वहां पे 1.15 भी यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे 0.87 FY लिखा होगा, या तो दोनों में से एक चीज होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ढंग से देखना तब इसको सॉल्व करना उसके बाद। तो ये तो हो गया आपका इलास्टिक स्ट्रेन। ये हमने स्ट्रेन कैलकुलेट करके भी देखा था FE 415 के लिए, FE 500 के लिए ना, अगर आपने देखा होगा बेसिक में तो पीछे जाके देखना, इसमें हमने स्ट्रेन भी कैलकुलेट किया था कितना निकल के आता है बोल के। ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका स्ट्रेन। लिख दो यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES।
ठीक है, ये हो गया आपका 0.87 F5/S, दिस इज द स्ट्रेन इन स्टील। देखिए एक चीज आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा, जो अप्रोच हम लोग ये LSM पढ़ रहे हैं, ये LSM आपकी टोटली स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच है। जब हमने WSM पढ़ा था तो WSM में आप लोग क्या पढ़ लेते कि अगर सिग्मा CBC अगर क्रॉस हो गया तो आपकी स्टील फेल, कंक्रीट फेल हो जाएगी, अगर आपका सिग्मा ST क्रॉस हो गया तो स्टील फेल हो जाएगी। तो वहां पे हम स्ट्रेस के बेस पे डिफाइन कर रहे थे फेलियर। लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम, आप ये स्ट्रेसेस से हमें मतलब नहीं है, ये सिर्फ डिजाइनिंग में काम आएंगे। और जो कंट्रोल से चीजें मतलब जो जिनके बेस पे हम लोग मान रहे हैं कि हमारा स्ट्रक्चर फेल हो रहा है, वो क्या है आपका स्ट्रेन ओनली। ठीक है ना, स्ट्रेन ओनली। अभी आप देखना स्ट्रेन का बहुत यूज है यहाँ पे, इसीलिए जो LSM मेथड है, LSM आपकी कौन सी कंट्रोल मेथड है, स्ट्रेन कंट्रोल्ड मेथड है, ये चीज आपको ध्यान रखना। तो हम लोग इसको बोलते हैं स्ट्रेन कंट्रोल्ड अप्रोच भी बोलते हैं। ये तो हो गया आपके एजम्पशंस कंप्लीट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बची हुई है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि पैराबोलिक, और मैंने यहाँ पे शो कर रखा है पैराबोलिक रीजन और रेक्टेंगुलर रीजन। तो अगर हमें डिजाइनिंग करनी है यहाँ पे तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि ये रेक्टेंगुलर रीजन की आपकी डेप्थ कितनी है और ये पैराबोलिक रीजन की आपकी डेप्थ कितनी है। अदरवाइज आपका फोर्स कहाँ पे एक्ट कर रहा, एरिया कितना है, निकाल ही नहीं पाओगे आप लोग। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए स्ट्रेन हमारा सारा काम करके दे देगा। मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसको ABC, ये एज्यूम किया ABC। अब आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर ही है, और मैंने आपसे क्या बोला था, अगर स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है तो जो साइड्स का आपका रेशियो है उसको आप इक्वेट कर सकते हो इजिली, है ना। तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं इस वाले में, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, दोनों के साइड्स आप इक्वेट करिए और आपका XU के फॉर्म में ये डेप्थ निकल के आ जाएंगे। और XU तो आप निकाल ही सकते हो, अभी हम लोग डिजाइनिंग करेंगे तो XU आप एक्चुअल डेप्थ और न्यूट्रल एक्सिस निकालोगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ बाई सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, बाई सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। जब आप सिमिलर ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो होगा क्या, यहाँ पे AB, मैं पहला बड़ा ट्राइंगल ले रहा हूँ, AC अपॉन 0.0035 ना, 0.0035 ये साइड होगी, एक ट्राइंगल की आपकी साइड सी हो गई। दूसरा ट्राइंगल आपका बन रहा AB अपॉन 0.002। ठीक है, आप क्या करिए AC अपॉन AB करिए, AC अपॉन AB इक्वल टू 0.0035 अपॉन 0.002। ठीक है, AC की वैल्यू आपको पता है XU, AC की वैल्यू कितनी है XU। आप इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए एक बार, AB इक्वल टू AB अपॉन AC इक्वल टू 0.002 अपॉन 0.0035, और AC की वैल्यू आपको यहाँ पे पता है XU है। ठीक है, AC की वैल्यू क्या है XU। तो जब आप यहाँ पे AB निकालेंगे बहुत ही इजीली निकल जाएगा, ये AB यानी ये वाला रीजन, ये निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20/35। तो आपका हो गया 5 को 20, 5 से 10, 4/7 ऑफ XU। ठीक है, तो AB इक्वल हो जाएगा आपका 4/7 ऑफ XU, इतना निकल गया आपका AB। ठीक है, AB का रीजन आपको पता चल गया, आपको निकालना क्या है BC। जब BC निकालोगे आप तो टोटल में से AB घटा दो तो BC निकल के आ जाएगा यहाँ पे। तो जब आप BC निकाला आपने तो ये कर दो आप XU माइनस 4/7 ऑफ XU, तो ये कितना आ गया आपका 3/7 ऑफ XU। दिस इज 3/7 ऑफ XU, दैट इज BC। तो आपने रीजन निकाल लिए दोनों, ये पैराबोलिक, और इनकी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि पैराबोलिक जो रीजन होता है, पैराबोलिक रीजन की वैल्यू आपकी डेप्थ कितनी होती है। तो पैराबोलिक रीजन की आपकी डेप्थ ज्यादा होती है, ध्यान रखना, 4/7 ऑफ XU। ठीक है, दिस इज 4, 9 नहीं है। ठीक है, 4/7 ऑफ XU। और जो आपका रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी आपकी जो डेप्थ निकल के आती है दैट इज 3/7 ऑफ XU। आप यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन भी कर सकते हैं ये वैल्यूज को। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आपकी आ जाएगी पैराबोलिक वाले की AB, दैट इज 4/7 ऑफ XU, 4/7 ऑफ XU। और जो आपका रेक्टेंगुलर रीजन है दैट रेक्टेंगुलर रीजन वैल्यू इज 3/7 ऑफ XU। ठीक है, ये एक स्टेप आपने और पढ़ा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है, डिजाइनिंग में भी इसका यूज है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपनी डिजाइनिंग पे। ठीक है, अब डिजाइनिंग पे हम आगे बढ़ते हैं, आप देख लो एक बार पूरा, फिर बाद में कर लेना। ठीक है, साथ में मैं दे दूंगा टाइम आपको लिखने का। यहाँ से हम लोग डिजाइनिंग प्रोसीड करते हैं, इसके बाद आप लिख लेना थोड़ी देर बाद। थोड़ा डिजाइनिंग यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं है, काफी इजी डिजाइनिंग है एज कम्पेयर टू WSM में तो आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा था पहले कॉन्क्रीट के फॉर्म में, देन उसके बाद उसका स्ट्रेच डायग्राम बनाओ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे, फिर मॉड्यूलर रेशियो का यूज काफी ज्यादा हो रहा था जो कि ऑलमोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है कॉम्प्लिकेशन। एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रेच इक्वल टू होता है विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेच डायग्राम, बस इतना ही ध्यान रखना है, बस हो गया। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें
इसका पैराबोला रीजन है, पैराबोलिक रीजन का एरिया आपको नहीं पता है तो बता देंगे एरिया क्या होता है इसका, रेक्टेंगुलर का एरिया पता ही है आपको, ठीक है, बी इंटू डी, बस सिंपल सा है, कुछ नहीं करना इसमें यहाँ पे आपको, ठीक है। मैं पहले डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, देन उसके बाद हम लोग आगे फर्दर देखते हैं, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस वही है जो कंसीडर करके चल रहे हैं एजम्पशन में, उनके अलावा कुछ नहीं लेना हमने। 0.87 ऑफ एफ वाई, टेंशन साइड की अगर हम बात करें तो 0.87 ऑफ एफ वाई आपको लेना है डिजाइन स्ट्रेस, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कंक्रीट की, तो कंक्रीट में हमने ले रखा है 0.45 ऑफ एफ सी के, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आने आपके, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे रीजन दो है, एक तो आपका है रेक्टेंगुलर रीजन, ऊपर आपने लिखा हुआ है वहां पे, दिस इज द रेक्टेंगुलर रीजन, और दूसरा आपका रीजन है यहाँ पे पैराबोलिक रीजन, ठीक है। इनकी डिस्टेंसेज रिस्पेक्टिवली हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी, यहीं पे मैं इसको मेंशन कर दूं या वहीं पे रख देता हूँ मेंशन, ठीक है। आप देख लेना, इतना रीजन का आपका 3/7, इतना का आपका 4/7 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितने फोर्सेज आपके निकल के आएंगे, पहले तो वो चीज ध्यान रखो कि फोर्सेज आपके कितने निकलेंगे, कितने फोर्सेज निकलेंगे यहाँ पे, 3 फोर्सेज निकलेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। सेक्शन अगर आपका चेंज होगा, इससे पहले आपका जब टी बीम पढ़ रहे थे, ध्यान रखना, टी बीम में आपका क्या हो रहा था, आपका एक्चुअल डायग्राम का आपका सेक्शन चेंज हो रहा था, तो उस बेस में आपका क्या हुआ, फ्लेंज के लिए आपने C1 निकाला, फिर वेब के लिए आपने C2 निकाला, और फाइनल आपने न्यूट्रल एक्सिस से नीचे के लिए T निकाला। यहाँ पे आपका स्ट्रेस डायग्राम वेरी कर रहा है, तो स्ट्रेस डायग्राम वेरी कर रहा है, तो एक C1 फोर्स आपका रेक्टेंगल के लिए निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, लेट अस कंसीडर आपका ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है C1 के लिए, ठीक है, ये आपका निकलेगा C1 फोर्स, C1 फोर्स, ओके। दूसरा आपका फोर्स निकलेगा यहाँ पे पैराबोलिक पोर्शन के लिए, लेट अस कंसीडर आपका ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ये आपका निकलेगा C2 फोर्स, ठीक है, दिस इज C2। और तीसरा फोर्स ऑब्वियस सी बात है, आपको सबको पता ही है, दिस इज T फोर्स आपका निकलेगा, जो कि स्ट्रेस इनटू एरिया होगा, टेंशन साइड जहां पे स्टील प्रेजेंट है वहां पे निकलेगा, ठीक है। और ये निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे स्ट्रेस इनटू एरिया, ना आपको कन्वर्टेड लेना ना कुछ लेना, एक्चुअल में काम चलता है यहाँ पे, ठीक है। तो स्ट्रेस एक्चुअल कितना है आपका 0.87 ऑफ एफ वाई इंटू AST, बस ये हो गया आपका टेंशन फोर्स, टोटल टेंसाइल फोर्स, ठीक है, टोटल टेंसाइल फोर्स आपका ये निकल के आ गया, ठीक है। टेंशन फोर्स में हमें कुछ नहीं करना था। लेट अस कंसीडर कि C1 आपका y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, C1 आपका y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। दूसरा आपका C2 अगर मैं बात करूं तो C2 लेट अस कंसीडर आपका एक्ट कर रहा है y2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन फाइबर, ये आपका एक्ट कर रहा है y2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वैसे तो आप C1 प्लस C2 इक्वल टू T करके भी कर सकते हो, जैसे C फोर्स इक्वल टू T फोर्स मैंने आपसे बोला, तो आप लोग कर सकते हो C1 प्लस C2 इक्वल टू T भी कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो जाएगा, ऐसे आप फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे कभी भी, ठीक है। तो हम करते क्या है, C1 और C2 का समेशन लेके रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्स इसका निकाल लेते हैं, और लेट अस कंसीडर ये रिजल्टेंट कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका यहाँ पे एक्ट कर रहा है, कहीं यहाँ पे एक्ट कर रहा है, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी C फोर्स की। तो यहाँ पे आपका टोटल C फोर्स एक्ट कर रहा है, जो कि C1 प्लस C2 का समेशन है, और टोटल C फोर्स निकालने का रीजन सिर्फ इतना है कि कॉम्प्लिकेशंस को थोड़ा कम किया जाए आपके, ठीक है। आपके लिए फॉर्मूला जो डिराइव हो गया है वो इजी फॉर्मूला डिराइव हो गया है, ये हमें डिराइव करना है। पहले आपको C1 निकालना है, फिर C2 निकालना है, फिर दोनों का समेशन करना है, फिर C निकालना है, और C निकालने के बाद और आपको क्या करना है, ये C फोर्स आपका एक्ट कहाँ पे कर रहा है वो भी निकालना पड़ेगा, तो वो निकालोगे आप। लेट अस कंसीडर ये y बार डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, y बार डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है C फोर्स, तो C1 आपका y1 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा था, C2 आपका y2 डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा था, और जो इनका रिजल्टेंट आएगा वो आपका y बार डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द फाइबर। अब देखिए कॉम्प्रेशन साइड में जो कैलकुलेशन आपको करनी है वो सभी आपको पता चल गई यहाँ पे, बस आपको यहाँ पे चीजें कैलकुलेट करनी है। एक चीज ध्यान रखना, पैराबोलिक वाले रीजन के लिए एरिया निकालने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दो होते हैं, एक तो पैराबोलिक स्पेंड्रल, आपने सुना नहीं होगा नाम, लेकिन अगर सुना भी होगा तो देख लीजिए, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग ये चीजें, ठीक है। दो टाइप के पैराबोला होते हैं, ठीक है, एक पैराबोला होता है आपका ये वाला, साइड में कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, एक पैराबोला होता है आपका ये पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला होता है एक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक स्पेंड्रल, इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराबोलिक स्पेंड्रल, ये होता है आपका पैराबोलिक स्पेंड्रल, पैराबोलिक स्पेंड्रल, ठीक है। अगर पैराबोलिक स्पेंड्रल की मैं बात करूं तो पैराबोलिक स्पेंड्रल के लिए जो एरिया निकल के आता है आपका, एरिया ये कर रहा हूं मैं डायरेक्टली, एरिया निकल के आता है आपका, लेट अस कंसीडर दिस इज द बी और ये आपका h है, अगर हाइट h है
तो एरिया आपका 2/3 ऑफ बी एच निकल के आता है, इसका एरिया 2/3 ऑफ बी एच, ठीक है। और सेंट्रॉइड इसका अगर मैं बात करूं एक्स बार, ये सेंट्रॉइड अगर ये एक्स बार है तो ये एक्स बार आपका निकल के आएगा 3/8 ऑफ एच, 3/8 ऑफ एच आपका इसका सेंट्रॉइड निकल के आता है पैराबोलिक स्पेंड्रल के लिए। दूसरा पैराबोला होता है आपका पैराबोलिक 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 सेमी सेगमेंट, ठीक है। पैराबोलिक सेमी सेगमेंट कैसा होता है, देखिए अब ये होता है आपका पैराबोला, ठीक है। और पैराबोलिक सेमी सेगमेंट में आपका ये अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। सेम है आपका एच बी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको लिखने की तो ये होता है आपका पैराबोलिक सेमी सेगमेंट, सेमी सेगमेंट, ठीक है। पैराबोलिक सेमी सेगमेंट का एरिया होता है आपका 1/3 ऑफ बी एच, 1/3 ऑफ बी एच इसका एरिया होता है। अगर एक्स बार की मैं बात करूं, यानी एक्स बार आपकी क्या है, बेस से लेकर आपकी हाइट है वर्टिकल, ठीक है। ये एक्स बार है सेंट्रोइडल डिस्टेंस। तो एक्स बार की अगर मैं बात करूं इस केस में तो ये होती है आपकी 3/4 ऑफ एच, ये होती है आपकी 3/4 ऑफ एच। ये होते हैं आपके दो पैराबोला के एरियाज, ठीक है, जो कि आप मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हो अपने अपने पॉलिटेक्निक के टाइम पे जब आपने पढ़ा होगा तो मैथमेटिक्स में ये चीजें आती हैं आपकी, ठीक है। ये दो चीजें हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब देख पा रहे होंगे आप कौन सा वाला पैराबोला आपका यहाँ पे बन रहा है, पैराबोलिक स्पेंड्रल बन रहा है या पैराबोलिक सेमी सेगमेंट बन रहा है, वहां पे मैच करिए। देखिए थोड़ा उल्टा पुल्टा होगा ये डायग्राम, ऑब्वियसली बात है स्पेंड्रल बन रहा है ना, ये बाहर की ओर उभर के आ रहा है, देखिए बाहर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एरिया निकल के आएगा कौन सा आएगा आपका पैराबोलिक स्पेंड्रल का, जो कि होता है आपका 2/3 ऑफ बी एच। और अगर एक्स बार की मैं बात करूं तो एक्स बार आपका क्या होगा, एक्स बार आपका बेस से ना ये वाली हाइट होगी एक्स बार, होगी नहीं होगी एक्स बार ये वाली हाइट, ये एक्स बार आपकी हो जाएगी 3/8 ऑफ एच, ठीक है। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, रेक्टेंगल का आपको एरिया ऑब्वियसली बात है पता ही है, पैराबोला का एरिया मैंने बता दिया। रेक्टेंगल के लिए जो आपकी y1 निकालोगे तो कहाँ पे एक्ट करेगी, आपकी dy2 पे एक्ट करेगी, ऑब्वियसली बात है। तो सारी चीजें अब आपको पता है, बस आपको अप्लाई करना है अब यहाँ पे चीजें, ठीक है। सबसे पहले मैं देखिए मैं रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए लिख रहा हूँ, फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन, यहाँ पे देखिए फॉर रेक्टेंगुलर पोर्शन। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर पोर्शन की तो रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए हमें क्या निकालना है, C1 फोर्स निकालना है सबसे पहले। C1 फोर्स इक्वल टू होगा आपका दैट C1 फोर्स इक्वल टू विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, ठीक है। विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम जब आप निकालोगे देखिए विड्थ इक्वल टू हो गया बी विड्थ है यहाँ पे, एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम आपका रेक्टेंगल के लिए 0.45 एफसी के इनटू ये वाली हाइट ना, ये हाइट आपकी यहाँ पे दी हुई 3/7 ऑफ एक्सयू, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.45 ऑफ एफसी के 0.45 ऑफ एफसी के इनटू 3/7 ऑफ एक्सयू, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए आपका क्या निकल के आ गया सी फोर्स, ठीक है। C1 फोर्स आपका निकल के आ गया रेक्टेंगुलर पोर्शन के लिए। विड्थ से मल्टीप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, आपका जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस को आपको किस में कन्वर्ट करना, आपका फोर्स में कन्वर्ट करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। उन्होंने क्या कर रखा है, बहुत सी जगह में आपको कोड में ये विड्थ की वैल्यू यूनिटी लेके चल रखी है उन्होंने। तो जैसे आपका फाइनल फॉर्मूला भी अभी बताता हूँ मैं आपको उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। पहले इसको इतना कर लो, ठीक है, इतना करो मत, मैं बता रहा हूँ इसको। जब ये आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी 0.1928 एफसी के बी एक्सयू, 0.1928 एफसी के बी एक्सयू, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन के आ गई, ठीक है। देन उसके बाद आपको निकालना है y1। अगर आप y1 निकालोगे यहाँ पे तो y1 की वैल्यू आपकी कितनी होगी, हाफ दी डेप्थ ना, y1 आपका हाफ दी डेप्थ निकलेगा, तो y1 आपका निकल जाएगा d/2, d कितना आपका 3/7 ऑफ एक्सयू, तो मैं कर सकता हूँ इसको 1/2 ऑफ 3/7 ऑफ एक्सयू, तो ये आ गया आपका 3/14 ऑफ एक्सयू, ठीक है। इतना निकल के आ गया आपका y1 की वैल्यू। सिमिलर वे में आप काम करिए पैराबोलिक पोर्शन के लिए। नेक्स्ट आपका काम क्या है, पैराबोलिक पोर्शन के लिए, फॉर पैराबोलिक पोर्शन, फॉर पैराबोलिक पोर्शन। पैराबोलिक पोर्शन के लिए अगर आप देखोगे तो पैराबोलिक पोर्शन के लिए जो फोर्स है आपका C2 फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला सेम ही है, विड्थ इनटू एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम। विड्थ आपकी क्या रहने वाली है, बी ही रहने वाली है पैराबोलिक पोर्शन के लिए, हाइट h है, विड्थ b है, ठीक है। विड्थ आपकी b रहेगी पैराबोलिक पोर्शन के लिए भी, विड्थ इनटू एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम आपका 2/3 ऑफ BH, 2/3 ऑफ BH, ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ b, कितना है यहाँ पे, ये b कितना है 0.45,
एफ सी के, बी आपका है 0.45 ऑफ एफ सी के, इंटू एच आपका कितना है यहाँ पे 4/7 ऑफ एक्स यू, यहाँ पे आपका है 4/7 ऑफ एक्स यू, ये आपका हो गया C2 फोर्स। और जब आप C2 फोर्स निकालोगे तो ये C2 फोर्स आपका निकल के आएगा 0.1714। C2 फोर्स आपका यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। जब C2 फोर्स आप निकालोगे तो ये C2 फोर्स आपका निकलेगा 0.1718 या 14 बोला मैंने, 0.1714 एफ सी के बी एक्स यू, ये आपका इक्वेशन नंबर होगी 2, ठीक है। सिमिलर वे आप y2 जब आप निकालोगे तो y2 भी आपका काफी इजी है। y2 जब आप निकालोगे तो y2 कैसे निकलेगा आपका, y2 जब आप निकालोगे ये y2, तो देखिए y2 आपकी एक तो रेक्टेंगुलर पोर्शन की आपको डेप्थ पता है 3/7 ऑफ एक्स यू, प्लस ये डेप्थ कैसे निकालते हैं आपको बता दिया मैंने, आपको कैसे निकालते हैं यहाँ पे 3/8 ऑफ एच से, तो आपकी टोटल आपकी y2 डेप्थ आपकी निकल के आ गई इजिली, ठीक है। रेक्टेंगल की डेप्थ कितनी है आपकी 3/7 ऑफ एक्स यू रेक्टेंगल की हो गई, प्लस 3/8 ऑफ एच आपका कितना है यहाँ पे 4/7 ऑफ एक्स यू, ये निकल के आ गया आपका ऑलमोस्ट आपका कितना निकल के आएगा, ये देखना जरा y2 आपका निकल के आएगा 9/14 ऑफ एक्स यू निकल के आएगा ये, ठीक है। 4 दूनी 8, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 तिया 9, 9/14 ऑफ एक्स यू, तो y2 आपका निकल के आ गया 9/14 ऑफ एक्स यू। बस आपको अब कुछ नहीं करना, C1 + C2 करना, C1 + C2 से C निकल जाएगा, उसके बाद y बार कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ, पहले एक बार कर लो यार, ये जगह ही नहीं हो रही यहाँ पे। C1 फोर्स आपका निकाल दिया आपने 0.1928 एफ सी के बी एक्स यू, C2 फोर्स आपने निकाल दिया 0.1714 एफ सी के बी एक्स यू, ठीक है, ये निकाला आपने C2 फोर्स। दोनों का समेशन आपको करना है C फोर्स निकालने के लिए, y1 और y2 भी आपने निकाल दिया। करिएगा इसको जरा, किसी को दिक्कत किसी पॉइंट में समझने में तो बताइए, बता देता हूँ दोबारा, इजी है बाकी कुछ नहीं है इसमें। हाँ अभी बता रहा हूँ, आप इसको लिखो, उसका विड्थ का कॉन्सेप्ट अभी आएगा। लेफ्ट वाले डायग्राम भी बना लेना, ठीक है ना, पूरे बन गए सबके लेफ्ट। ऑनलाइन वालों को दिख रहा है नहीं दिख रहा? देखो आप लोग,
चीजें थोड़ी सी चेंज हो रही है यहाँ पे, काम तो वही कर रहे हो आप। जो चीजें आपने, मैंने बोलता ना बेसिक पकड़ो, एलएसएम डब्ल्यूएसएम सेम है। आप काम बेसिक क्या कर रहे हो, बेसिक काम आपका है फोर्स से निकालना। बस फोर्स से निकालने का मेथड चेंज हो गया थोड़ा सा, है ना, मेथड चेंज हो गया यहाँ पे। बाकी वहाँ पे मेथड आपका डायरेक्टली स्ट्रेस इनटू एरिया से निकाल लेते। तो बेसिक प्रोसीजर वही है, वहाँ पे भी आपने y1 y2 कहाँ कहाँ से एक्ट कर रहे हैं निकाले थे आपने उस केस में भी, क्योंकि आपका ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन था तो वहाँ पे चीजें कुछ और निकल के आई थी। मतलब इतना है कि अगर आपने डब्ल्यूएसएम और एलएसएम प्रॉपर वे में अगर पढ़ लिया, तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 30 मार्क्स तक अराउंड आपके क्लियर हो जाएंगे कन्वेंशनल के लिए भी। ठीक है ना, पता है आपको, किस्मत तुम्हारी खराब ही होगी तभी नहीं देगा यहाँ से क्वेश्चन, नहीं तो एलएसएम डब्ल्यूएसएम से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। ठीक है ना, वो भी 25-30 मार्क्स, 20-25 मार्क्स का आता ही आता है, तो 30 मार्क्स अराउंड मान लो। छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछते हैं वो, अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो सेक्शन, तो 2-4 नंबर में वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो 35-30-35 मार्क्स के अराउंड का यहाँ से डन है। तो इन चीजों को अगर क्लियर करके चलोगे, डेरिवेशन पूछ देगा तो कभी कभी तो ज्यादा भी आता है। पहले पेपरों में देखा गया है कि 50-50 60-60 मार्क्स का भी कन्वेंशन में पूछा है इन्हीं यूनिट से, कि आपको डिराइव करने के लिए बोल देगा, ये निकालिए भाई डिराइव करिए, 20 मार्क्स का कुछ पूरा दे देगा। तो कितना ईजी है डिराइव करना, यहाँ पे डिफिकल्ट तो है नहीं। बोर्ड यहाँ पे छोटा है ना, थोड़ा दिक्कत होती है। वहाँ वाले बोर्ड में सही होता है, जैसे बीच वाले में पढ़ाओगे ना तो 3 पूरे मिलते हैं, तो एक ही बार में डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा, और इजी भी पड़ता है उसमें पढ़ाने में। यहाँ पे डिफिकल्ट रहती है। लेफ्ट साइड का इरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। लेफ्ट का सबने लिख ही लिया होगा, इसको इरेज कर देता हूँ लेफ्ट। ठीक है, मैं करा देता हूँ आगे भी इससे। अब सिंपल है कॉन्सेप्ट, अब ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सबसे पहले आपको निकालना है, यहाँ पे C1 C2 निकाल दिया आपने। पहले आपको निकालिए टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, और ये टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आपको पता ही है कैसे निकलेगा, आपका C1 प्लस C2 से, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सी फोर्स की, टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स, ये निकलेगा आपका C1 प्लस C2। C1 आपका निकला हुआ है 0.1928, 0.1928 FC के बी XU, प्लस आपका C2 फोर्स आपने यहाँ पे निकाल दिया है 0.1714 ना, 0.1714 FC के बी XU, ये आपने निकाला C2 फोर्स। जब आप इन दोनों का समेशन करोगे तो समेशन करके ऑलमोस्ट ये वैल्यू निकल के आ रही होगी आपकी 0.36 FC के बी XU, 0.36 FC के बी XU। दिस इज द टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। ये आपका टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स है जो आपका निकल के आ रहा है इस केस में यहाँ पे। ठीक है, तो ये पहला तो कॉन्सेप्ट आपका ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है आपका
टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स आपका कितना निकल के आएगा, ये पूछता है आपके एग्जाम में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज 0.36 FCK BXU। अब यहाँ पे देखिएगा जरा, तो थोड़ी देर में लिखिएगा, ठीक है, थोड़ी देर में लिखना इसको एक बार। अब यहाँ पे मैं विड्थ का कॉन्सेप्ट आप कह रहे थे, विड्थ क्यों मल्टीप्लाई किया। कभी भी आपने देखा होगा, जैसे ये यूडीएल लगा हुआ है किसी बीम में, अगर ये बीम है, बीम में आपका W किलो न्यूटन का यूडीएल लगा हुआ है, W किलो न्यूटन पर मीटर का अगर आपका यूडीएल लगा हुआ है, तो हम लोगों को अगर इसको फोर्स में या पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है तो करते क्या हम लोग, सिंपल सी बात है, W किलो न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर ना, तो आपने कर दिया इसको कन्वर्ट किसमें, W किलो न्यूटन के आपका पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया आपने, लेंथ से मल्टीप्लाई करके किसको, यूडीएल को। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप देख पा रहे होंगे एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम आपका 0.456 FCK यूनिट से समझते हैं। FCK की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन पर mm स्क्वायर ना, स्ट्रेस है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर आपकी यूनिट जाएगी FCK की। XU की यूनिट आपकी हो जाएगी mm, है ना। तो आपका ये कितना निकल के आया, न्यूटन पर mm। तो न्यूटन पर mm किसकी यूनिट है आपकी, यूडीएल की है ना। जो न्यूटन पर मीटर है या न्यूटन पर mm एक ही बात है। तो यूडीएल की आपका ये जो फोर्स कन्वर्ट हो गया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम करेंगे तो आपका प्रॉपर फोर्स नहीं निकलेगा, वो निकलेगा आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकलेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर आपको कन्वर्ट करना है तो कोड ने आपसे बोला एक काम करिए, आप करिए विड्थ से मल्टीप्लाई। आप पहले बोलता है कोड कि यूनिट विड्थ के लिए आपको डिजाइन करना है। अगर आपको विड्थ गिवन नहीं है तो आप क्या करिए, एज्यूम b इक्वल टू 1 एज्यूम करिए, ठीक है। तो जब b इक्वल टू 1 एज्यूम करोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये न्यूटन पर mm इंटू mm। अब कितना आ गया, ये ओनली न्यूटन, फोर्स में कन्वर्ट हो गया। तो एक यूनिट आपने सिर्फ यूनिट विड्थ के लिए एज्यूम कर दिया, तो जितनी भी विड्थ आपको दे रही है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपकी वैल्यू आ रही है आपका टोटल विड्थ के लिए निकल जाएगा, ठीक है। ये वही कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग स्लैब की डिजाइनिंग करते हो, तो स्लैब की डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग एक स्ट्रिप लेते हैं, जैसे ये स्लैब है, स्लैब में हम लोग क्या करेंगे, पूरा स्लैब डालना अगर आपको तो पूरा एक ही साथ डिजाइनिंग नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले इतनी स्ट्रिप लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी पूरी स्ट्रिप लेंगे। उसके बाद इसके लिए हम सारे पैरामीटर निकाल लेंगे, कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है रेनफोर्समेंट की, जो रिक्वायरमेंट है सारी निकाल देंगे स्पेसिंग की। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी विड्थ में हम लोगों को मल्टीप्लाई करके आगे सारी चीजें जो आपने निकाली अपने पूरे लेंथ में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। वही चीज यहाँ पे भी है, आपको यूडीएल को पहले कन्वर्ट करना है किसमें, यूडीएल को कन्वर्ट करना है आपको फोर्स में, जिसकी वजह से आपने विड्थ से मल्टीप्लाई किया। चाहो तो आप डिजाइनिंग में विड्थ इक्वल टू 1 भी ले सकते हो, अदरवाइज आप विड्थ जो आपको गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। यही कॉन्सेप्ट है इसका यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि फोर्स की यूनिट आपकी न्यूटन होती है, ना कि न्यूटन पर mm, ठीक है, न्यूटन पर mm। अब आपकी अगर एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम लोगे तो आपका न्यूटन पर mm निकल के आ रहा है, तो विड्थ से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका न्यूटन आ गया सीधे, ठीक है ना, क्लियर है। कभी एग्जाम में देखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो क्या करता है पता है, वो 0.36 FCK XU, और बच्चा सोचता है गलत है, नहीं भाई उसने विड्थ की वैल्यू 1 लेके चला है उस केस में, ठीक है, उसने विड्थ कितना लेके चला है 1। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, किसी को दिक्कत, ठीक है ना। ये निकल गया आपका टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स। टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स की वैल्यू आपने निकाल दी, इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ 0.36 FCK BXU। ये आपका टोटल कॉम्प्रेसिव फोर्स निकल के आ गया। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको निकालना, अब सिर्फ एक बचा हुआ है वाई बार। वाई बार की रिक्वायरमेंट क्या है, अगर वाई बार नहीं निकाल पाओगे तो आप लीवर आर्म निकाल ही नहीं पाओगे। लीवर आर्म क्या होती है, लीवर आर्म होती है आपकी सी फोर्स और टी फोर्स के बीच की डिस्टेंस होती है, ये हो गई आपकी लीवर आर्म। और जब आपको लीवर आर्म कैलकुलेट करना है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी वाई बार की, क्योंकि आपको स्मॉल डी गिवन है, स्मॉल डी यहां से लेकर यहां तक का आपको इफेक्टिव डेप्थ गिवन होगी, ये इफेक्टिव डेप्थ आपको दी होगी एग्जाम में, ठीक है, स्मॉल डी से अगर आप वाई बार रिड्यूस करोगे तो आपकी लीवर आर्म निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो लीवर आर्म निकालने के लिए अब रिक्वायरमेंट है वाई बार की, तो वाई बार कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना, आपको वेटेड एवरेज लेना है, बस हो गया, ठीक है। अगर आप वाई बार निकालोगे, वाई बार को हम लोग बोलेंगे नॉर्मली, यहाँ पे देखिए वाई बार इक्वल टू आपको करना क्या है, C1 इंटू Y1 C2 इंटू Y2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, बस हो गया। ये आपको अप्लाई करना है और वाई बार निकाल देना है, वेटेड एवरेज ले लिया आपने और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो C1 Y1 आपका, C1 वैल्यू कितनी निकल के आई, C1 आपकी वैल्यू 0.1928 FCK BXU, ये C1 निकल के आई, इंटू Y1 आपका 3/7 ऑफ 3/14 ऑफ XU, प्लस C2 आपका निकल के आया 0.1714 FCK BXU,
और आपका y2 निकल के आया 9/14 ऑफ XU, 9/14 ऑफ XU डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। C1 आपका अगेन वही है 0.1928 FCK BXU प्लस 0.1714 FCK BXU। ये आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल के आ जाएगा y बार की वैल्यू। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे FCK देखिए कॉमन है, B कॉमन है, XU कॉमन है। यहाँ पे भी FCK BXU कॉमन है, FCK BXU। अगर बॉटम से मैं सभी चीजें कॉमन ले लूँ, यहाँ पे जो जो चीजें यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखी है, तो ये सारी कट जाएंगी आपस में, ठीक है। तो ऊपर बचा कितना, आप ऊपर सिर्फ और सिर्फ बचा आपका 0.1928 इंटू 3/14 ऑफ XU प्लस 0.1714 इंटू 9/14 ऑफ XU डिवाइडेड बाई 0.1928 प्लस 0.1714, इतना बचा ना टोटल। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आपकी, जब इस आपको आपने सॉल्व किया तो ये वैल्यू 0.416 XU 0.416 एग्जैक्ट वैल्यू आपकी जो कोड में लिखी हुई इन्होंने 0.416 XU। इसी को हम लोग अपनी डिजाइनिंग में लेके चलते हैं 0.42 ऑफ XU। इसी को हम लोग लेके चलते हैं डिजाइनिंग में अपनी 0.42 ऑफ XU। तो y बार ये आपका इंपॉर्टेंट टर्म आ गया, ठीक है। ध्यान रखना SSC JEE में क्वेश्चन पूछा है उसने। परसों एक बच्चे को पहले डेरिवेशन करा रखा था SSC JEE से पहले वाले बच्चे को, उसने मेरे को क्वेश्चन भेजा था। क्वेश्चन क्या पूछा था उसने आपसे कि जो सी फोर्स है LSM में कहाँ पे एक्ट करता है, ठीक है, लोकेशन ऑफ द सी फोर्स। ऑप्शन था वहां पे 0.42 XU, तो ऑब्वियसली बात है यहीं पे एक्ट करेगा, है ना। तो आपसे पूछेगा अगर कि जो ये सी फोर्स है कहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो ये एक्ट कर रहा है आपका 0.42 XU पे। तो यहाँ से आप लीवर आर्म निकाल सकते हो अब इजिली। लीवर आर्म की अगर मैं बात करूं तो लीवर आर्म जब आप निकालोगे, ये लीवर आर्म आपकी क्या निकल के आएगी, लीवर आर्म इक्वल टू D माइनस 0.42 XU, दैट इज D माइनस 0.42 XU। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है यहाँ पे, ध्यान रखना। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है, तो एकदम चीजें क्लियर करके चलो। यहीं पे मैंने यहाँ पे जहां जहां स्टार मार्क कर रखे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी जो स्टार मार्क नहीं कर रखे हैं डायग्राम में जो लिखे हुए हैं, ये डायग्राम वाली भी चीजें ध्यान रखना। इतनी आपकी लीवर आर्म निकल के आ गई, ठीक है। क्लियर है सबको ये। तो लीवर आर्म यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो आप लोग D माइनस 0.42 ऑफ XU। 0.42 ऑफ XU क्या है, लोकेशन ऑफ द सी फोर्स फ्रॉम द टॉप कंप्रेशन फाइबर। ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कन्वेंशनल अप्रोच एकदम ये पूरा सब ध्यान नहीं रखना, रटना नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको पहले तो पूछेगा वो एरिया ऑफ द स्ट्रेच डायग्राम जिससे आप डिजाइनिंग परफॉर्म करते हो, तो ये आपका 0.36 FCK BXU आपको ऑप्शन में दिखेगा। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा क्वेश्चन लीवर आर्म निकालने के लिए बोल सकता है, उसका लोकेशन पूछ सकता है कहाँ पे आपकी एक्ट कर रही, ठीक है। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आपको मैंने पहले करा रखे जो 3/7 ऑफ XU रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, 4/7 ऑफ XU पैराबोलिक डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रेन इन कंक्रीट कितना मैक्सिमम 0.0035। उसके बाद आपकी कंक्रीट क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। 0.002 से 0.0035 तक आपका जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रेक्टेंगुलर निकल के आएगा। और जो डिजाइन आपका टेंसाइल स्ट्रेस है आपके LSM में 0.87 ऑफ FY, या एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है FY अपॉन 1.15। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दी उसने, यहाँ पे हमने उसको मल्टीप्लाई करके 0.87 कर दिया, डिवाइड करके मतलब, ठीक है। तो एग्जाम में वो और तरीके से भी पूछ सकता है। दूसरा आपका स्ट्रेन पूछ सकता है। उसके बाद टेंशन साइड में जो स्ट्रेन है कितना होता है आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। इतना स्ट्रेन तो मिनिमम आना चाहिए अगर आपका स्टील फेल होनी चाहिए LSM में, ठीक है ना। इस स्ट्रेन से वैल्यू एक्सीड करके देन उसके बाद स्ट्रक्चर फेल होना चाहिए। अगर इससे कम स्ट्रेन आए तो आपका वो स्ट्रक्चर ब्रिटल स्ट्रक्चर होगा, जो कि आप अपनी डिजाइनिंग में यूज नहीं करोगे। तो पैरामीटर्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, उसके बाद स्टील चेंज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो लिखा रखे हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। घर जाओगे शॉर्ट नोट्स में सारी की सारी चीजें जो जो बोल रखी है मैंने, ये सारी चीजें आप लोग वहाँ पे शॉर्ट नोट्स में प्रॉपरली रख देना। जैसे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गई आपकी 1.15 और 1.5, ठीक है। बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या बचा इसमें, और बस ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है। और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का आपका पूछेगा वो डायग्राम आपने क्या कंसीडर कर रखा है। अगर आपकी बात करें, अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, कंफ्यूज कहाँ पे होता है कि LSM में जो हम लोग डायग्राम यूज करते हैं दैट इज पार्टली पैराबोलिक पार्टली
रेक्टेंगुलर, जिसको वो बोलता है नॉन लीनियर भी बोलता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है। और वहां पे ऑप्शन पे लीनियर भी रहता है, वो ऑप्शन पे ये नहीं डालेगा पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर नहीं डालेगा, वो बोलेगा नॉन लीनियर बोल देगा डायरेक्टली, ठीक है। और वहां पे जब हमने डब्ल्यूएसएम में यूज किया था, डब्ल्यूएसएम में क्या यूज किया था, लीनियर स्ट्रेच डिस्ट्रीब्यूशन ना, हमने ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया था वहां पे ऐसा। तो बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो गया, एलएसएम में ये लगा के आ जाते हैं ऑप्शन में। लेकिन ध्यान रखना एग्जाम में पूछ किससे रहा है, एलएसएम से पूछेगा तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही है, तो वहां पे नॉन लीनियर दिख जाएगा तो सही कर देना। आप देख पा रहे होंगे ना आप लोग, लीनियर आपका नहीं है, नॉन, यहाँ इतना तो आपका ये यूनिफॉर्म है, देन आपका नॉन यूनिफॉर्म है इसके नीचे, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। क्लियर है सबको ये? देन जो पैरामीटर्स अब हमको यहाँ पे डिजाइन करना है, अब हेडिंग डालना इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब जो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है वो हमें डिस्कस करने हैं इन फिगर के बेस पे। ये फिगर आपने बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर निकालना उतना डिफिकल्ट है ही नहीं, काफी इजी है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। अब जो पैरामीटर्स आपके इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी डिजाइनिंग में यूज होंगे, वो पैरामीटर्स हमको यहाँ पे निकालने हैं। सबसे पहला तो आप लोग निकालोगे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो पहला लिखिए एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इस फिगर के बेस पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी। अगर डब्ल्यूएसएम की हम बात करें तो क्या कर रहे थे हम लोग, मोमेंट ऑफ एरिया को हम लोग क्या कर रहे थे, इक्वेट कर रहे थे कॉम्प्रेशन और टेंशन के। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको जस्ट सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स कर दीजिए और आपका एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो जो एलएसएम की अप्रोच है, अब एलएसएम की अप्रोच में कहीं पे भी अगर आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ चाहिए एक्चुअल, तो वहां पे आपको क्या करना है, सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स ओनली। तो सी फोर्स आपका कितना है, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, ये सी फोर्स है। 0.87 एफ वाई ए एस टी, दिस इज द टी फोर्स। निकालना क्या है, एक्स यू यहाँ से। तो एक्स यू इक्वल हो जाएगा आपका 0.87 एफ वाई ए एस टी अपॉन 0.36 एफ सी के इंटू बी, ये निकल के आ गया आपका एक्स यू। एक्स यू निकल गया इस फिगर से, पहला कैलकुलेशन आपकी ये निकल के आ गई, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपने कैलकुलेट कर ली। व्हाट, मोमेंट ऑफ एरिया से नहीं निकाल पाओगे, मोमेंट ऑफ एरिया निकालना यहाँ पे काफी डिफिकल्ट भी हो जाएगा, मोमेंट ऑफ एरिया से नहीं निकलेगा ये। एलएसएम में मोमेंट ऑफ एरिया से आप नहीं निकाल सकते हो क्योंकि अप्रोच यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दूसरा, सेकेंड आपको निकालना है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट ऑब्लिक मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसी को तो हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ना। तो जब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप लोग निकालोगे कॉम्प्रेशन और टेंशन साइड से, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका होता है वेरी सिंपल, सी फोर्स इंटू लीवर आर्म या टी फोर्स इंटू लीवर आर्म। तो एक मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आप निकालोगे एम यू, तो सी फोर्स आपका निकला था 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, लीवर आर्म आपकी है डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपका पहला फॉर्मूला निकल के आ गया। दूसरा जब आप निकालोगे टेंशन साइड से, तो टेंशन का आपका फोर्स निकल के आया था 0.87 एफ वाई ए एस टी डी माइनस 0.42 एक्स यू, बस ये आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकल के आ गया। देन अगर आपको उसने बोला एलएसएम से डिजाइन करिए लेकिन आप निकालिए वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालोगे कैसे, मुझे बताना जरा यहाँ पे, क्या करूं मैं वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए। एमओआर वर्किंग अगर मुझे निकालना है, पहले तो ये कौन सा है आपका, इफेक्टेड है ना, हाँ, डिवाइड बाय पार्शियल वेक्टर ऑफ सेफ्टी, सिंपल सी 1.5 से, ठीक है। तो लोड फैक्टर यहाँ पे हम लोग 1.5 लेके चलते हैं, तो डिवाइड बाय 1.5 से हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे लोड फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, तो डायरेक्टली आपका निकल के आ जाएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग। मैंने आपको पहले ही बोला था जहां पे आप 0.45 एफसी के लेके चलोगे
वहां से जो भी कैलकुलेशंस आपकी होंगी वो आपकी फैक्टर्ड या अल्टीमेट होंगी। तभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए MU कर रखा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज द फैक्टर्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन केस ऑफ LSM। क्लियर है? तो अगर आपको वर्किंग निकालना है तो मैंने बताया था फैक्टर्ड इक्वल टू होता है 1.5 इंटू वर्किंग। तो वर्किंग निकालोगे तो फैक्टर्ड अपॉन 1.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका MU अपॉन गामा F लोड फैक्टर, दैट इज पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी आप बोल सकते हो, दैट इज 1.5। कर लिया? ये फॉर्मूले से थ्योरी पूछता है एग्जाम में, इस वाले फॉर्मूले से काफी थ्योरीज पूछ रखी हैं। आप रिलेट करके एग्जाम में देखना भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि आपका ये XU किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो। यहाँ पे देखो FY पे डिपेंड कर रहा है, AST पे डिपेंड कर रहा है, FCK पे डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि XU आपका किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और भी चीजें यहाँ पे होंगी, अगर आप और अप्लाई करो यहाँ पे तो AST आपका परसेंटेज ऑफ स्टील भी यहाँ पे भी डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ स्टील इक्वल टू क्या होता है, परसेंटेज ऑफ स्टील PT। अब क्वेश्चन बाद में करेंगे। अब AST अपॉन BD होता है ना, AST अपॉन BD होता है ना परसेंटेज ऑफ स्टील। तो AST इक्वल टू परसेंटेज ऑफ स्टील इंटू BD करोगे तो आपका XU परसेंटेज ऑफ स्टील पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसने पूछ रखे हैं यहाँ पे घुमा के फॉर्मुलों से, ठीक है ना। फॉर्मुले से ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आ रखे हैं आपके ट्राई करना एक बार घर में। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आ रखा होगा तो मैं लेके भी आऊंगा यहाँ पे। हाँ 100 भी होता है, परसेंटेज में निकालोगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ से 100 कर दीजिए आप डायरेक्टली। अभी हम लोगों ने ये स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़े ना, अभी पढ़ोगे। LSM के जो स्पेसिफिकेशंस हैं मैं सेपरेटली कवर करता हूँ। कई कई लोग तो क्या होता है कि जैसे आप कई जगह पढ़ोगे तो मतलब LSM के आपके जो भी आपके IS कोडल प्रोविजंस हैं साथ साथ ही हो जाते हैं, लेकिन मैं साथ में कवर नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं अलग से कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता के चल रहा हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको सब क्लियर करके चल रहा हूँ। लेकिन जो IS कोडल प्रोविजन है वो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आपके मैच हो गया, बीच में छूट गई चीजें, तो आपकी फिर वो दिक्कत होगी आपको। तो उनको मैं अलग से कवर करके चलूंगा, ठीक है। एक यूनिटी हम लोग बीम करके यूनिट देखेंगे, वहां पे सारी चीजें, डिफ्लेक्शन का क्राइटेरिया, परसेंटेज ऑफ स्टील, मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज, डिफ्लेक्शन, ये सारे क्राइटेरिया हम वहीं पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि उस यूनिट को आप प्रॉपर फोकस कर पाओ। और वहां से क्वेश्चन हर साल एक आता ही आता है, SSC JEE में एक क्वेश्चन उससे पूछता है हर साल, हर पेपर में होगी। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए हेडिंग डालिए लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग पढ़ने वाली है दैट इज लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। आपको पता ही है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कैलकुलेट क्यों कर रहे होंगे, ताकि हमें पता चले कि जो सेक्शन आपका है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स है, ओवर रेनफोर्स है या बैलेंस सेक्शन है ना। तो जब आप XU निकाल दिया, अब आप XU लिमिटिंग निकालोगे तो दोनों को कंपेयर करोगे तो सेक्शन का आपका आइडिया हो जाएगा, उसके बाद आप डिजाइनिंग परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज है, बस यहाँ पे चेंजेस क्या है देखते हैं। निकालने में, डेरिवेशन में आपका सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ये कोई बीम है और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपको पता ही है कौन सी बीम के लिए स्पेसिफाई होती है आपकी, किस बीम के लिए स्पेसिफाई होगी आपकी, कौन से सेक्शन के लिए। ऑब्वियसली बात है बैलेंस सेक्शन ना, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस सेक्शन के लिए जो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी स्पेसिफाई होती है, जहां पे आपकी XU इक्वल टू XU मैक्स हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ये डेप्थ में कंसीडर कर रहा हूँ XU इक्वल टू XU लिमिटिंग या XU मैक्स। XU मैक्स या XU लिमिटिंग एक ही बात है। और जो डायग्राम यहाँ पे बनेगा आपका, ये बनेगा आपका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर। अगर आपको याद होगा प्रॉपर तरीके से, अगर आपने रिवाइज करा होगा तो आपने देखा होगा जब हमने वहां पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाली थी, वो सेम है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के, ठीक है, सेम है। लेकिन हमने वो कैलकुलेट किया था आपका स्ट्रेस डायग्राम के बेस पे, है ना, सिग्मा CBC सिग्मा ST अपॉन M। उसके बाद हमने फॉर्मूले अप्लाई करे और हमने डिजाइनिंग परफॉर्म कर दी। लेकिन यहाँ पे आप किसके बेस पे करोगे, स्ट्रेन डायग्राम के बेस पे, ठीक है।
यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेन डायग्राम कंसीडर करोगे। कॉम्प्रेशन साइड में आपका स्ट्रेन कितना है 0.0035, टेंशन साइड में आपका है 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ठीक है, इफ दिस इज द डी, ये आपकी डी है स्मॉल डी, तो देखिए ये वाली डेप्थ आपकी कितनी हो जाएगी, ये डेप्थ हो जाएगी डी माइनस XU मैक्स, और ये डेप्थ आपने लिखा ही अभी थोड़ी देर पहले ही XU मैक्स, ये आपकी होगी XU मैक्स, दैट इज XU मैक्स। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है। आप क्या करिए, आपको पता है कि स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर है, आप जस्ट यहाँ पे ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट लगाइए और अपना XU मैक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, इजी सा है, कुछ नहीं करना इसमें। बाई सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट, बाई सिमिलर ट्रायंगल कॉन्सेप्ट करिए, दो ट्रायंगल बन रहे, दोनों ट्रायंगल की साइड्स को इक्वेट करिए, 0.0035 अपॉन XU इक्वल टू, या आप क्या करिए बॉटम से करिए, जो ऐसे करना। ठीक है, मैं बॉटम साइड से कर रहा हूँ, XU मैक्स अपॉन 0.0035 इक्वल टू हो जाएगा आपका D माइनस XU मैक्स, अपॉन 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES। ठीक है, 0.87 FY अपॉन ES। तो जब आप देखोगे यहाँ पे, तो करिए यहाँ पे इसको इस साइड लेके चलना, 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES, मैं उसको वहां ले गया। ठीक है, अपॉन 0.0035 अपॉन 0.0035, और XU मैक्स को आप लेके आइए यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा आपका D माइनस XU मैक्स अपॉन XU मैक्स। ठीक है, मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसी वाले टर्म को मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि D माइनस XU मैक्स माइनस 1 करके भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं नीचे कर देता हूँ इसको। जब आप देखोगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये वैसे होगा आपका 0.0035 आपका होल में जाएगा। ठीक है, तो होल में जाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें, यहाँ पे नॉर्मल आपको क्या करना है, ES तो आपका किसके साथ है, सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ है। तो एक काम करिए, पहले ES का आप क्या करिए LCM लीजिए होल में, तो ये हो जाएगा आपका 0.002 ES प्लस 0.87 FY अपॉन ES इंटू 0.0035, ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे मैं कर रहा हूँ D अपॉन XU मैक्स माइनस 1 में लिख सकता हूँ इसको, इसको यहाँ लेके आइए, 0.002 ES प्लस 0.87 ऑफ FY अपॉन ES इंटू 0.0035 प्लस 1 इक्वल टू D अपॉन XU मैक्स, ठीक है। इसका भी आप अब देखिए ES की वैल्यू हमको पता है ना, ES इक्वल टू हम लोग कितना लेके चलते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील आपकी जो नॉर्मल होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। वैल्यूज आपको रखनी है यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, तो देखिए ये आया आपका 0.002 इंटू 2 × 10⁵ प्लस 0.87 FY प्लस इसका भी एलसीएम लीजिए, ES की वैल्यू आपको पता ही है 2 × 10⁵ इंटू 0.0035 डिवाइडेड बाई 2 × 10⁵ इंटू 0.0035 इक्वल टू हो जाएगा ये D अपॉन XU मैक्स, इक्वल टू D अपॉन XU मैक्स। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ इसको, तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा आपका 2 2 4 400 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ये दैट इज 400 प्लस 0.87 ऑफ FY प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 जीरो गए यहाँ पे, 10 दूनी 20, 700 आपका हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय अगेन 700 ना, 700 इक्वल टू D अपॉन XU
मैक्स, ये हो जाएगा डी अपॉन एक्स यू मैक्स इस केस में, ठीक है, इक्वल टू आपको क्या निकालना है, एक्स यू मैक्स निकालना है। एक्स यू मैक्स आप इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए इसका, ठीक है, इनवर्स लीजिए। एक्स यू मैक्स अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा आपका ये 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ एफ वाई, 700 अपॉन 0.87 ऑफ एफ वाई। और अगर मैं इसको के कंसीडर करूं, ठीक है, एक्स यू मैक्स इक्वल टू के इंटू डी भी मैं ले सकता हूं, वेर के इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ एफ वाई, के इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी आपकी के की, ठीक है। तो ये निकल के आ गया आपका एक्स यू मैक्स। अब हमें एक के की वे जो वैल्यूज हैं, जैसे वहां पे आपने सेपरेटली निकाली थी, वैसे ही यहाँ पे आपको के की वैल्यू भी सेपरेट निकालनी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछते हैं वो, कि बस को लिखो फिर निकालते हैं इसकी वैल्यू डायरेक्टली। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में वो पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो वैल्यू आपको रटना है, रट तो रटना भी है वैल्यू आपको, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही भी रहा है, हर एग्जाम में जेई में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ से की एलएसएम से पूछ देगा वो कि एफई 415 के लिए के की लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, कि के यहाँ पे है लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर के है यहाँ के इक्वल टू लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, ये आपका के की वैल्यू है। करिए इसको एक बार फटाफट, इजी सा ही है, कुछ नहीं है इसमें।
ठीक है, एक्सियम एक्स बाई डी, के की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ उसको। फॉर FE 250, FE 250 के लिए एक्सियम एक्स बाई डी इक्वल टू के है ना, के इक्वल टू ये वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ रही है देखना, 0.53 ना। देखिए निकलेगी कैसे आपकी, वही फॉर्मूला 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 ऑफ FY ना। FE 250 के लिए FY की वैल्यू 250 हो जाएगी। पहला हो गया आपका फॉर FE 250, दूसरा हो गया आपका फॉर FE 415। अगर मैं बात करूं FE 415 के लिए एक्सियम एक्स बाई डी इक्वल टू के इक्वल टू 0.48 आ रही होगी ना, 1100 प्लस 0.87 ऑफ FY आ गया आपका ये नेक्स्ट। ठीक है, देन उसके बाद थर्ड आपका है फॉर FE 500, FE 500 के लिए आपकी एक्सियू मैक्स, इन तीनों ग्रेड को आपको ध्यान रखना है, इक्वल टू डी इक्वल टू के इक्वल टू 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 इंटू 500। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आपकी 0.53 ना, ये आपकी 0.53, दूसरा आपका 0.48 और थर्ड आपका 0.46 आएगी, एग्जैक्ट 0.46 है वैल्यू। ठीक है, 0.46 आपकी वैल्यू निकल के आएगी एक्सियम एक्स बाई डी। अगर आपको WSM में ही याद हो ये वैल्यूज, तो WSM में ये वैल्यू आई थी 0.40, यहाँ पे आई थी 0.289, यहाँ पे आई थी 0.253। तो ये वैल्यू WSM में आपकी इतनी आई थी, लेकिन लिखना मत ये वैल्यूज याद, लेकिन मैं जस्ट रिलेट कर दिया मैंने आपको यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप एक्सियू मैक्स निकालोगे तो एक्सियू मैक्स आपका देखिए, एक्सियू लिमिटिंग, एक्सियू लिमिटिंग इक्वल टू एक्सियू मैक्स इक्वल टू ऑब्लिक कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक ही बात है। पहला आपका 0.53 ऑफ डी, 0.53 ऑफ डी दैट इज फॉर FE 250। दूसरा आपका निकल के आया 0.48 ऑफ डी फॉर FE 415। उसके बाद आया आपका 0.46 ऑफ डी, और ये निकला आपका FE 500 के लिए। ये तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है एक्सियू मैक्स की। अब अगर कहीं पे भी आपको एक्सियू मैक्स निकालना है तो वहां पे आप पूरा फॉर्मूला यूज नहीं करोगे, लेकिन फॉर्मूला पूरा याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में ये फॉर्मूला ऑप्शन में पूछा गया है 1-2 बार। तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि फाइनल फॉर्मूला आपका निकल के क्या आया था, 700 अपॉन 1100 प्लस 0.87 FY इंटू डी, ये आपका पूरा फॉर्मूला निकल के आया। और इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें आपकी जो के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू आपकी 0.53D, 0.43, 0.46, ये के की आ रही है, जिससे आपका एक्सियू लिमिटिंग या एक्सियू मैक्स आपका इजीली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो आपका न्यूमेरिकल में ये काफी साथ देगा, और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इससे पूछे गए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, क्लियर है? जिसका WSM में चीजें क्लियर होंगी, ये सब चीजें खेल है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ नहीं है, सेम चीजें चल रही हैं यहाँ पे, बस आपको थोड़ा सा चीजें ऊपर नीचे करनी है, बाकी चीजें निकालनी सेम ही है। यहाँ पे आपको सेम चीजें याद रखनी है, सेम चीजें निकालनी है, वैल्यूज आपका कंपैरिजन करके पहले WSM के शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके बाद सेम वे में LSM के, और वही चीजें जो वहाँ लिखनी है यहाँ लिखनी है आपको। ठीक है, अगर अब मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे अंडर इन्फो सेक्शन, ओवर इन्फो, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको दोबारा, आप समझ जाओगे इजिली अंडर इन्फो सेक्शन क्या होता है। इसकी थ्योरी जब एग्जाम में जाओगे कन्वेंशनल में, तो इसकी थ्योरी एक बार देख लेना। ठीक है, थ्योरी याद कर लिखनी पड़ेगी ना वहाँ पे आपको, समझ में तो आ गया आपको कि कौन सा सेक्शन आपका कैसे फेल होगा। लेकिन एग्जाम में जाओगे तो अंडर इन्फोर्स, ओवर इन्फोर्स और बैलेंस सेक्शन की थ्योरी आप LSM से भी पढ़ के जाना एक बार। ठीक है, तो अंडर इन्फोर्स सेक्शन में क्या होगा आपका, जब स्टील में स्ट्रेन 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES से ज्यादा जाएगा तो आपकी स्टील फेल हो जाएगी। उस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर इन्फोर्स सेक्शन। ओवर इन्फोर्स सेक्शन क्या हो गया, जिस अगर कंक्रीट में स्ट्रेन 0.0035 से ज्यादा चले गया तो कंक्रीट क्या हो जाएगी, फेल। तो सेक्शन कौन सा बनेगा इससे आपका, ओवर इन्फोर्स सेक्शन।
ठीक है, और बैलेंस सेक्शन में दोनों अपनी मैक्सिमम लिमिट में होंगे, ठीक है ना। तो सिंपल है, एग्जाम से पहले एक बार देख लेना, यहाँ पे हमें बार बार इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद देखना इस चीज को। लेकिन ये हो गया ना क्लियर है आपका, इतना हो गया। तो अब आपका हेडिंग डालना है इसके बाद, टाइप्स ऑफ सेक्शंस। टाइप्स ऑफ सेक्शंस, जो सेक्शंस हैं, कौन कौन से सेक्शन बनेंगे। पहला आपका सेक्शन बनेगा अंडर रेनफोर्स सेक्शन ना। अंडर रेनफोर्स सेक्शन किस केस में बनेगा, जब आपका जो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज लेस देन द एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग आप बोलोगे, तो उस केस में जो आपका सेक्शन बनेगा दैट इज अंडर रेनफोर्स सेक्शन। और अंडर रेनफोर्स सेक्शन में यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, यूआरएस लिख दिया मैंने ऑलरेडी। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में अगर मैं बात करूं एक्सयू की, तो एक्सयू कैसे निकालोगे आप। एक्सयू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू बी, ये था ना फॉर्मूला। इससे आप निकालोगे एक्सयू। एक्सयू मैक्स से आपको कुछ नहीं करना, सीधे केडी करिए डायरेक्टली, ये निकल गया आपका केडी से एक्सयू, ठीक है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन के बाद यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि एक्सयू यूज करेंगे या डिजाइनिंग में हम लोग एक्सयू मैक्स या एक्सयू लिमिटिंग, तो यहाँ पे यूज करोगे आप एक्सयू का, ठीक है। अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन है तो यहाँ पे यूज क्या करोगे आप, एक्सयू, अपनी डिजाइनिंग में यूज करोगे एक्सयू। फाइनली हमको निकालना क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले हैं हमारे। पहला फॉर्मूला आपका है 0.36 FCK, एक्सयू यूज करना है हमें, 0.36 FCK FCU D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू। और दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 इंटू एक्सयू। ये हो गए आपके मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के दो फॉर्मूले जिससे आप निकालोगे, ठीक है, इन केस ऑफ अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन की डिजाइनिंग में आपको करना क्या है, मतलब किसी भी सेक्शन की डिजाइनिंग में पहले आपको निकालना है एक्सयू, उसके बाद आपको निकालना है एक्सयू मैक्स, सेक्शन कंपेयर करना है। आपको सेक्शन कंपेयर करने की जरूरत क्या पड़ ली, वहां पे जरूरत थी कि या तो स्टील फेल कर रही तो आप लोग क्या करते, T इक्वल टू सिग्मा ST, कॉन्क्रीट फेल करेगी तो C इक्वल टू सिग्मा CBC। WSM में ये चीज कर रहे थे आप लोग। यहाँ पे जरूरत क्या हो रही है आपको कंपेयर करने की, आपको यूज एक्सयू करना है या यूज आपको एक्सयू मैक्स करना है, ये जरूरत है यहाँ पे। बाकी आपको कुछ जरूरत नहीं है आपको कंपेयर करने की यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको देखना यहाँ पे इतना ही है कि आपका यूज में डिजाइनिंग में एक्सयू का यूज करोगे या एक्सयू मैक्स का, ठीक है। हाँ, किसमें गलत हो गया कहीं पे। हाँ, अगर विड्थ आपको यूनिटी नहीं दी है तो विड्थ आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको पहले पूरा निकालना पड़ेगा, फिर बी से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो डिफिकल्ट हो जाता है। जो हमने फॉर्मुला डिराइव कर रखा है वहां पे जो विड्थ आपको गिवन होगी वो विड्थ आप लेके चलना, जब तक वो ना बोले कि विड्थ आपको यूनिटी लेनी है, ठीक है ना। सेकेंड आपका दूसरा सेक्शन आएगा आपका बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस केस में आपका एक्सयू इक्वल टू होगा एक्सयू मैक्स। एक्सयू इक्वल टू क्या होगा, एक्सयू मैक्स। एक्सयू सेम निकलना, एक्सयू मैक्स आपका यहाँ पे सेम निकलना केडी से। और यहाँ पे लेकिन आप एक चीज है, अब आप यूज करोगे यहाँ पे एक्सयू मैक्स की वैल्यू, यहाँ पे यूज करने वाले हो आप एक्सयू मैक्स की वैल्यू। और जो आपकी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल के आई जिसको हम लोग बोलते हैं एमयू लिमिटिंग या एमयू मैक्स बोल के बोलते हैं, बात करते हैं, वो आपका निकल के आएगा 0.36 FCK एक्सयू लिमिटिंग या एक्सयू मैक्स एक ही बात है, ठीक है ना, D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। और दूसरा आपका निकलेगा 0.87 FY AST D माइनस 0.42 एक्सयू लिमिटिंग। ये फॉर्मूले आपके चेंज हो जाएंगे अगर आपका सेक्शन बैलेंस सेक्शन है। यस, और ये फैक्टर्ड मोमेंट है, जो मोमेंट है आपका ये फैक्टर्ड मोमेंट है, ध्यान रखना। मैं MORE लिख रहा हूँ जस्ट, ठीक है ना, समझना कॉन्सेप्ट आप कि जो हमारे फॉर्मूले एक्चुअल डिराइव होकर आ रखे हैं दीज आर द फैक्टर्ड या अल्टीमेट मोमेंट। वर्किंग निकालो बोलेगा तो डिवाइड बाय 1.5 से कर देंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें देखोगे आप। अगला थर्ड केस है आपका यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन का, जहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपको पता ही है एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिटिंग होगा या एक्सयू मैक्स होगा इस केस में। दीज आर द ओवर रेनफोर्स सेक्शन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन हम लोग कभी भी डिजाइन नहीं करते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग जो मोमेंट हम लोग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, एमयू लिमिटिंग ओनली। एमयू लिमिटिंग से ऊपर का मोमेंट हमें नहीं निकालना है एलएसएम में। एलएसएम आपका ब्रिटल फेलियर को कंसीडर नहीं करता है।
अगर कभी भी ओवर रेनफॉल सेक्शन का कंडीशन बनती है तो वहां पे आप क्या करोगे, रिडिजाइन दी सेक्शन ऑन, ठीक है ना, सेक्शन को रिडिजाइन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मोमेंट इन LSM shall be restricted, moment in LSM shall be restricted to MU limiting only, MU limiting only, ओके। एंड अगर ओवर रेनफोर्स सेक्शन की कंडीशन बनेगी तो रिडिजाइन द सेक्शन, इस केस में आपका रिडिजाइन सेक्शन, सेक्शन को आपको रिडिजाइन करना पड़ेगा अगर आपको, अगर आपका सेक्शन ओवर रेनफोर्स सेक्शन आ गया तो। हो गया सबका, करो करो। सेम क्वेश्चन है आपका WSM में जो मैंने दिया था आपको, जहां पे मैंने आपको विड्थ प्रोवाइड करी थी, हाउ मच, 500, कैपिटल D 800, कैपिटल D 800 mm, AST आपका 4 बार्स हैं 20 mm डाया के, 20 mm डाया के, क्योंकि AST के बाद M30 कंक्रीट गिवन है आपको, FE 415 स्टील गिवन है, स्टील आपको गिवन है FE 415। कवर यहाँ पे मैंने आपको बोलता 60 mm का लेने का, कवर आप लीजिए 60 mm का। जब आप 60 mm का कवर लेंगे तो यहाँ पे आपसे बोल रहा कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, दोनों मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल के बताना जरा मुझे, वर्किंग एंड अल्टीमेट, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जिसका ये बनेगा, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, आप यहाँ पे रिलेट भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे आप, तो इसी केस में हमने क्या करा था, 6 बार्स ऑफ 28 mm डायमीटर लिया था हमने। इसके बाद क्वेश्चन सेम है, 28 mm डाया, MOR आपको निकालना है, डाटा सेम है बाकी। और
निकालिएगा फटाफट। एक्सयू निकालो, एक्सयू लिमिटिंग निकालो, कंपेयर करो, यूज एक्सयू करना है या एक्सयू मैक्स करना है, बस हो गया। उसके बाद एमओआर निकालो। यहाँ तो इक्वेशन भी नहीं बन रही आपकी, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कल डबली भी हो जाएगा, ठीक है ना? डबली कल कंप्लीट तो क्या ही होगा, मतलब कर लेंगे डबली का कुछ पोर्शन भी कल, देखते हैं। डबली कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आना, थोड़ा पिछला कॉन्सेप्ट जो आज पढ़े हुए हैं। बाकी इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कर नहीं पाओगे, इजी है। डब्ल्यूएस डिजाइनिंग तो इजी है, जो आपने सेम पढ़ी है डब्ल्यूएसएम में। कुछ चीजें कोडल प्रोविजन, एक हाँ एक चीज ध्यान रखना, कल कोड लेके आना सभी लोग, ठीक है? IAS 456 2000 जिस चीज की आप पढ़ा है सब लेके आना आप लोग। पीडीएफ मिल जाती है कहीं पे, अगर नहीं मिलेगा तो कहीं से पीडीएफ वीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऑनलाइन, ठीक है? अगर अदरवाइज तो सबके पास तो होती है वैसे IAS कोड तो कल से IAS कोड लेके आना आप लोग, थोड़ा काम आने वाली है अब। इसके बाद जब बीम वाले पढ़ोगे आप, तब वहाँ भी काम आएंगी ये चीजें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे अब, ठीक है? कुछ क्वेश्चन यहाँ पे समझाने हैं, मैं करवा रहा हूँ आपको यहाँ पे। बाकी जो डब्ल्यूएसएम के क्वेश्चन है उनको मैं रिपीटेड मोड में यहाँ पे नहीं कराऊंगा। जो डिजाइन क्वेश्चन, डिजाइन का क्वेश्चन था आपका ना, एक डिजाइन का क्वेश्चन हमने पढ़ा था जिसमें आपके डेप्थ निकालनी थी और एएसटी निकालनी थी। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे भी, आपको परफॉर्म करना है, वो खुद ही करोगे आप। फॉर्मूला कुछ नहीं चेंज होना, मैं आपको बता दूंगा क्या होना है, प्रोसीजर सेम है वो, ठीक है ना? चीजें रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि काफी सिलेबस लंबा चले जाएगा यहाँ पे। जो चीजें हमने परफॉर्म कर रखी पहले, उनको रिपीट मोड में नहीं डालना है। किसी का आया आंसर? कितना? हाँ सही है। अंडर इनपुट आ रहा ना? एमयू कितना आया? एमयू एमयू 3.315 बोला है, 3.5 3 इतना कम कैसे आएगा एमयू? 213 आपका एमयू। अच्छा, वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना आपने, हाँ सही है वर्किंग तो। 213.16 वर्किंग आएगा। अभी फैक्टर, पहले फैक्टर निकालो ना, फैक्टर भी तो निकालोगे। फैक्टर निकालो पहले, फिर वर्किंग, दोनों मोमेंट बताना मुझे। सिक्स थ्री नाइन अल्टीमेट, अल्टीमेट नहीं। हाँ अल्टीमेट फैक्टर एक ही बात है वो, नहीं। 328 एमयू ना, ऑलमोस्ट। हाँ ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं है वैल्यू यहाँ पे, वैल्यूज आपकी एग्जैक्ट आनी चाहिए क्योंकि यहाँ, हाँ एग्जैक्ट है, दैट इज एग्जैक्ट। वहाँ पे तो आपका इक्वेशन बन रही थी ना डब्ल्यूएसएम में, तो यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में इक्वेशन भी नहीं जानी है, तो ऑलमोस्ट वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट अगर नहीं निकालोगे तो आंसर में मार्क्स काट काट देगा आपके एग्जामिनर, ठीक है ना? तो यहाँ पे आंसर ऑलमोस्ट, हाँ सही है। जिनका बन गया, जिनका बन गया, दूसरा क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है देखो, 628 mm डायमीटर के बार्स आपको यूज करने हैं,
ठीक है, वहीं पे लिखा हुआ है, वो MOR निकालिए। सेम क्वेश्चन है, बार्स का डाया चेंज हो गया 6 mm और 28 mm डायमीटर बार्स। हाँ गलती से वो मिस्टेक होगी, फॉर्मूला देख लीजिए। कहाँ पे बोला हूँ? लिखो ना वो यूज करना है यार, वो कंफ्यूज, वो तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा था मैंने ना। कहाँ पे लिखा? यहाँ पे 0.3 FC के BXU, यहाँ पे ना पीछे देख लेना, एक फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। कहाँ पे हुआ है? बैलेंस सेक्शन पे ना, बैलेंस सेक्शन पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, वहाँ पे 0.36 FC के B भी आएगा। B जिसने नहीं लिखा है वो B लिख लो, वो गलती मत करना। बैलेंस सेक्शन जहाँ पे आएगा वहाँ पे B लिख लेना, अंडर रेनफोर्स में भी B लिखना है। अभी जब मैंने टाइप ऑफ सेक्शन पढ़ाया, कहाँ पे गया, लिख दिया आपने? बैक साइड में देखो, टाइप्स ऑफ सेक्शन आगे होगा, ये आपका हो जाएगा। हाँ यहाँ पे फॉर्मूले में ये B लिख देना, सब में 0.36 FC के कॉम्प्रेशन साइड में ओनली। हाँ टेंशन साइड में B मत करना, और नीचे XU इक्वल टू, इसमें भी B कर देना, लिमिटिंग वाले में भी B करना, यहाँ पे भी B कर, हाँ ये कर दिया आपने, ठीक है। फॉर्मूला हाँ दोनों में हाँ कर लेना वो फॉर्मूला, 213 ना, ठीक है। जिसका नहीं बना देखो सॉल्यूशन इसका, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको निकालना है XU, पहले आपको निकालना है XU। XU निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 0.87 ऑफ FYAST, 0.87 ऑफ 0.87 FYAST अपॉन 0.36 FC के इंटू B ना, ये फॉर्मूला था आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए 0.87 FY की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, FE 415 है ना, तो 415 इसकी FY है। AST आपके 4 बार्स हैं 20 mm डायमीटर के, 4 बार्स ऑफ 20 mm डायमीटर डिवाइडेड बाय 0.36, जिसका बन गया, दूसरा क्वेश्चन करिए ना, जिसका सॉल्यूशन बन गया पहले क्वेश्चन का, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, आप लोग दूसरा क्वेश्चन करिए। 628 mm डायमीटर के बारे में। FC की आपका यहाँ पे गिवन है M30, D आपका गिवन है यहाँ पे 500 mm, तो XU कितना निकल के आया था इसका? XU एग्जैक्ट आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 84.02 ना, 84.02 mm स्क्वायर, इतना आपका निकल के आ जाएगा XU की वैल्यू। सेकंड आपको निकालना है स्टेप में XU लिमिटिंग, आप निकालिएगा XU लिमिटिंग, तो निकलेगा आपका K इंटू डी से। FE 415 के लिए K की वैल्यू होती है 0.48 इंटू D, आपका कैपिटल D 800 दिया हुआ है, कवर आपका 60 mm का दिया हुआ है, स्मॉल d हो जाएगा आपका कैपिटल D माइनस कवर, दैट इज 740, ये आपका हो जाएगा 740। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो XU लिमिटिंग आपका आया होगा 355.2 है ना, ये आएगा आपका 355.2 mm। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे XU इज लेस देन द XU लिमिटिंग, सो इन दैट केस अंडर रेनफोर्स सेक्शन, और यहाँ पे आपको यूज करना है XU का, जो भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आप निकालोगे उसमें यूज करोगे XU का। थर्ड स्टेप में जब आप अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालो तो कॉम्प्रेशन साइड से निकाल लो आप 0.36 FC के B XU D माइनस 0.42 XU, 0.36 FC के आपका 30 B 500 की बने, XU आपने निकाल दिया है 84.02, स्मॉल d आपका 740 यहाँ पे गिवन है, माइनस 0.42 इंटू XU। अगर XU की मैं बात करूं तो अगेन आपका 84.02 ये आपका निकलेगा न्यूटन mm में निकलेगा, आपको निकालना है किलो न्यूटन मीटर में, तो आप क्या करिए डिवाइड बाई 10⁻⁶, ये कन्वर्ट हो गया। अब आपका जो फॉर्मूला, जो मतलब पूरा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल गया किलो न्यूटन मीटर में, ठीक है।
तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है इसकी बताना जरा। 319.7। वैल्यू सारी सही लिखी ना, देख लो एक बार यहाँ पे। 319.7 किलो न्यूटन मीटर। अल्टीमेट मोमेंट आपका निकल के आया 319.7 किलो न्यूटन मीटर। अगला आपका, मैंने बोला था आपको अल्टीमेट तो निकल गया, एमओआर वर्किंग भी निकालना है। तो एमओआर वर्किंग हो जाएगा आपका 319.7 अपॉन 1.5, कितना आपका आया 213। हाँ सब सेम है, डाटा सेम है पूरा, बाकी पूरा डाटा सेम है उसमें। हाँ 1 मीटर की विड्थ की आपके बी रख दिया आपने, नहीं मैंने बोला डाटा सारा सेम है कहा था। एक्चुअल में क्या है ना, ये क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तभी मैं ये क्वेश्चन 1 मीटर रख लोगे देगा यार बी। 1 मीटर की विड्थ तो बहुत ज्यादा होती है वैसे मतलब ठीक है, यूनिटी आप रख सकते हो वहां पे, अगर नहीं देगा तो। इन केस अगर उसने दिया ही नहीं तो फिर तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं बचा, फिर तो आप 1 रख देना मीटर। लेकिन 1 मीटर काफी ज्यादा होती है वैसे, बी की वैल्यू देते हैं वो एग्जाम में। 99% चांस पे बी देगा आपको। फॉर्मूला वो जस्ट जब डिराइव करता है ना, तब उस टाइम पे वो बोलता है कि हमें यूनिटी लेके चलनी है वैल्यू, उसके बाद हम फर्दर आगे चलेंगे बोलता है करने के लिए काम ना। लेकिन एक्चुअल कंडीशंस में बी आपका, जब आप डायग्राम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 500, 600 mm, 800 mm ऐसे ही रहता है। 1 मीटर भी वैसे आप नहीं दिया होगा तो कर लेना 1 मीटर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये निकला आपका 213.16, 213.16 किलो न्यूटन मीटर आपका निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वर्किंग। हाँ सही है, वर्किंग भी निकाली है इसका। हाँ 565, गुड, सही है। आप देख पा रहे होंगे, अब मैंने एक क्वेश्चन, जो पुराने क्वेश्चन है वही क्वेश्चन रिपीट करने का रीजन क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन देखिए। यहाँ पे जब आपने एलएसएम से निकाला था तो वर्किंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से एलएसएम का निकल के आया था आपका, एलएसएम का आपका निकल के आया था 198 किलो न्यूटन। एमओआर आपका डब्ल्यूएसएम से निकल के आया था 198 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना आपका निकल के आया था डब्ल्यूएसएम में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब आप देखिए जरा, एलएसएम में आपका वर्किंग कितना निकल के आया 213, हाइयर है डब्ल्यूएसएम से। और डिजाइन किसके लिए कर रहे हो आप 319.7, अगेन हाइयर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो जब आप डिजाइनिंग कर रहे हो तो जो चीजें हमने थ्योरी में डिस्कस करी थी वो आपकी न्यूमेरिकल्स में भी वैलिड है। न्यूमेरिकल्स में वैलिड क्या है, हमने बोला था आपसे कि जो भी आपका एलएसएम है वो आपका हाइयर स्ट्रेचेस के लिए डिजाइन करता है एज कंपेयर टू द डब्ल्यूएसएम। तो आप देख पा रहे होंगे वर्किंग में भी ज्यादा है आपका, और अल्टीमेट तो ज्यादा है ही है, जिसके लिए आप लोग डिजाइन करते हो 1.5 करके। ठीक है ना, वो चीजें आपकी यहाँ पे वैलिड है। दूसरा क्वेश्चन था आपका 628 mm के बाहर से आपके बाकी सारी वैल्यूज सही हैं, सेम है। यही कोई वही क्वेश्चन है जो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं जरा सा इसको भी, ठीक है फटाफट। यहाँ पे देखिएगा अगर आप, तो अगर आप इसमें एक्सयू निकालोगे तो एक्सयू निकालने में फॉर्मूला वही है जो आगे लिखा हुआ है आपका पहले स्टेप में। सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है सेकंड क्वेश्चन है। एक्सयू जब आप निकालोगे तो ये निकलेगा आपका 0.87, एफ वाई आपका है 415 इंटू 4 बार है 5/4 ऑफ 28 mm डायमीटर, गलत हो गया 6 बार्स ऑफ 5/4 ऑफ 28 mm डायमीटर डिवाइडेड बाय 0.36। एफसी के आपका 30 है, 500 आपकी विड्थ यहाँ पे गिवन है। तो उस केस में आपका एक्सयू कितना निकला, यहाँ पे एक्सयू 247.02 आएगा। कैलकुलेट करो जरा फटाफट इसको, 247.02 ना, 247 हाँ ऑलमोस्ट, ठीक है जो भी आया आपका। दिस इज एक्सयू। एक्सयू लिमिटिंग आपका चेंज नहीं होना, के इंटू डी आएगा। वैल्यू आपकी कितनी है, कहाँ गया 355.2 mm। सेक्शन क्या निकल के आया आपका, अगेन आपका एक्सयू इज एक्सयू लिमिटिंग, अंडर रेनफो सेक्शन आपका निकल गया, यूज एक्सयू अगेन। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकालना क्या है हमें, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्टीमेट निकालो पहले, एम यू अल्टीमेट, तो ये हो गया आपका 0.36
एफसीके की वैल्यू 30 है यहाँ पे, बी आपका कितना है 500, एक्सयू अगेन आपका वही लेना 247.02 और नीचे हो जाएगा आपका डी माइनस 0.42 एक्सयू, डी आपका 740 है माइनस 0.42 एक्सयू यहाँ पे हो जाएगा आपका 247.02, एमयू इक्वल टू कितना हो गया आपका 848.7 किलो न्यूटन मीटर ना, 848 किलो न्यूटन मीटर। और जब आप वर्किंग निकालोगे तो आप डिवाइड बाई 1.5 कर देना तो वर्किंग में निकल जाएगा इजिली, है ना। हाँ 565 एमओआर वर्किंग में जब आप निकालोगे यहाँ पे एमयू अपॉन 1.5 जो कि निकलेगा आपका 565.78, ठीक है, जो भी है किलो न्यूटन मीटर। कुछ चेंजेस लगे आपको यहाँ पे डब्ल्यूएसएम में कंपैरिजन में इस क्वेश्चन में? चेंजेस नहीं है, थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत नहीं, पूरा चेंज है। सॉल्व का नहीं, मेथड तो चलो ठीक है ना, चेंजेस मतलब इस क्वेश्चन को जब आपने डब्ल्यूएसएम से किया था और जब एलएसएम से कर रहे हो कोई चेंजेस आ रखे हैं इसमें? है ना चेंज है नहीं भाई, इसके अलावा कोई चेंज नहीं दिख रहा आपको? सब सिमिलरिटी है, सारा चीजें सेम है। और देखो कोई चेंजेस, ध्यान लगाओ। वाह यार, क्या आंसर दे रहे हो तुम लोग हाँ मैं बोल रहा हूँ वो मुझे नहीं पता क्या निकालना, क्या मैं बोल रहा हूँ आंसर जब आपके निकले हैं ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक में कहीं पे कोई चेंजेस आंसर निकालने में कह रहा है? आप मेन चीज जो मेन पूछना चाह रहा हूँ तो बोल ही नहीं रहे हो। नहीं, मेन यहाँ पे चेंजेस आ रखा है। ये सेक्शन आपका जो डिजाइन हुआ ना, सेम सेक्शन आपका जब आपने डब्ल्यूएसएम में डिजाइन किया था तो वो आपका ओवर रेनबो सेक्शन निकल के आया था। सेम वैल्यूज हैं, सभी चीजें सेम है और सेक्शन आपका क्या आया? ओवर रेनबो सेक्शन आया उन केस ऑफ डब्ल्यूएसएम। लेकिन डब्ल्यूएसएम में सेम, आप जब सेक्शन को आपने एलएसएम से डिजाइन किया तो ये आ गया आपका अंडर रेनबो सेक्शन, ठीक है। यानी एक चीज आप ध्यान रखना कि एलएसएम जो सेक्शन होता है, एलएसएम में आप लोग स्टील थोड़ा सा ज्यादा प्रोवाइड करते हो एज कम्पेयर टू द कॉन्क्रीट। तो होगा क्या यहाँ पे, होगा क्या, जो कॉन्क्रीट का एरिया है आपका वो ज्यादा मिल गया आपको। देखिए ये सेक्शन है, ध्यान से देखो एक बार कॉन्सेप्ट यहाँ पे। जब आपने डब्ल्यूएसएम में डिजाइनिंग करी तो डब्ल्यूएसएम में क्या करा आपने न्यूट्रल एक्सिस से नीचे कॉन्क्रीट को तो नेग्लेक्ट करा ही है, दोनों केस में कर रखा है आपने, ठीक है। ये जो नॉर्मल न्यूट्रल एक्सिस है इसके नीचे की कंक्रीट आपने नेग्लेक्ट कर रखी है और जो स्टील प्रोवाइड कर रखी है डब्ल्यूएसएम में आपने थोड़ी सी कम प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है डब्ल्यूएसएम में यहां शिफ्ट हो गई। डब्ल्यूएसएम में न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहां शिफ्ट हो गई, क्यों? आपको पता है ना कि जहां साइड ज्यादा वेट होगा वहां साइड आपका सेंट्रोइड क्या होता है, शिफ्ट होता है, इतना तो आपको पता होगा। तो अभी वेट कहां ज्यादा था आपका, कॉन्क्रीट के साइड में वेट ज्यादा था, स्टील कम थी, तो आपकी शिफ्ट कहां हो गई, यहां शिफ्ट हो गई। तो कॉन्क्रीट का एरिया सिर्फ और सिर्फ इतना ही बन पाया इन केस ऑफ द डब्ल्यूएसएम। तो डब्ल्यूएसएम में आपकी कॉन्क्रीट ही फेल हो गई आपकी, तो ओवर रेनबो सेक्शन हो गया वो आपका, है ना। ओवर रेनबो सेक्शन में कॉन्क्रीट फेल होती ना, क्योंकि आपका कॉन्क्रीट का ब्लॉक का जो डायमेंशन है वो घट गई ना अब, तो आपका कॉन्क्रीट फेल हो गया यहाँ पे, है ना। लेकिन इन केस ऑफ द एलएसएम के केस में आपने क्या कर रखा है, स्टील आपने ज्यादा प्रोवाइड कर रखी है, तो ज्यादा प्रोवाइड करने की वजह से जो आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है आपकी, वो एलएसएम के केस में ज्यादा नीचे आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कॉन्क्रीट का ब्लॉक आपका इतना बन गया, तो कॉन्क्रीट यहाँ पे फेल ही नहीं हुई, तो फेल कौन होगी यहाँ पे, स्टील ओनली। तो स्टील फेल होगी तो कौन सा सेक्शन बनेगा आपका, अंडर रेनफोर सेक्शन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। तो जो आपका सेम सेक्शन था, सेम पैरामीटर्स थे, डब्ल्यूएसएम में आपका क्या निकल के आया था, ओवर रेनफोर सेक्शन निकल के आया था, यहाँ पे आपका अंडर रेनफोर सेक्शन निकल के आ गया, ठीक है ना। अब हर कंडीशन में वेरी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपकी वैलिडिटी हो रही है कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपकी अंडर, मतलब एलएसएम में आपकी न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपकी हमेशा नीचे की ओर जाएगी, क्योंकि वेट आपका नीचे ज्यादा होगा, जहां पे आपने स्टील प्रोवाइड कर रखी है वो ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। सेम क्वेश्चन तभी मैंने करा रखा है, सेम क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने कंपेरिजन करवा दिया आपका डब्ल्यूएसएम और एलएसएम में। क्लियर है सबको? ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए। अब कल से हम लोग सिंगली रेनफोर्स सेक्शन का डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे और साथ में आप लोग डब्ल्यू भी कल हम डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है ना।
अगर किसी को दिक्कत है किसी पॉइंट पे तो पूछ सकता है, पॉइंट पे, ठीक है ना, पूरा नहीं। तो टाइम